चलिए, स्वागत है आपका संभव है सीरीज के एक और लेक्चर में। सर बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, बीसीके का चैप्टर नंबर 5। बीसीके का चैप्टर नंबर 5 क्या पढ़ना है, पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। हम इसमें बात करेंगे बेटा ऑर्गेनाइजेशंस की जो बिजनेस के फैसिलिटेशन में बड़ी हेल्प करती हैं। हम इसमें दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की चर्चा करेंगे, एक तो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जनरली हमारे पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नाबार्ड। क्या नाम है बच्चों? नाबार्ड। इसके अलावा सीसीआई, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आईआरडीए या आईआरडीएआई, ये नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस में हमारे पास नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है एंड फंडिंग इंस्टीट्यूशन है। फंडिंग इंस्टीट्यूशन में हमारे पास कौन आ रहा है बेटा? नाबार्ड। इसके अलावा नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे कोर्स में हमें पढ़ना है, दैट इज आरबीआई, सेबी, सीसीआई, आईआरडीएआई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक 1 की तरफ। याद कीजिए कि बचपन में हमें कुछ पढ़ाया गया था जिसमें हम लोगों ने देखा था, अगर हम बचपन की बात करें तो हमारे हेल्पर्स कौन होते हैं? हमारे हेल्पर्स कौन होते हैं? हमने देखा हमारे टीचर, हमारे यहाँ पे अगर कोई शेफ है वो, अगर फायर ब्रिगेड की बात करें वो, मेल कैरियर में अगर लगा हुआ है कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह या पोस्टमैन वगैरह, वो फार्मर हमारे आप कह लीजिए कि हेल्पर्स में शामिल किए जाते हैं। डेंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो सारे हमारे हमारे हेल्पर्स कहे जाते हैं। दोस्त सर ये हेल्पर्स करते क्या है? सर ये हेल्पर्स मिल करके हमारी लाइफ को आसान बना देते हैं, इजी बना देते हैं। करेक्ट? बिल्कुल सर, सही कहा आपने। आप सर पढ़ा रहे हो हमें बिजनेस फैसिलिटेटर। क्या पढ़ा रहे हो बेटा? बिजनेस फैसिलिटेटर्स, है ना? और आप बात कर रहे हो इन डेंटिस्ट की, आप बात कर रहे हो इन डॉक्टर्स की, आप बात कर रहे हो इन कंस्ट्रक्शंस की, आप बात कर रहे हो इन फार्मर्स की। सर कैसे चलेगा काम? बच्चों लाता हूं ना अभी टॉपिक पे आपको। देखो, जब मैं कहता हूं बिजनेस फैसिलिटेशन, क्या बोलता हूं बेटा? बिजनेस फैसिलिटेशंस। तो ये बिजनेस फैसिलिटेटर्स जो होते हैं मेरे बच्चों, ये क्या करते हैं? आपको, ये भी आपको हेल्प करते हैं। किस चीज में करते हैं बेटा हेल्प? ये आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भैया बिजनेस को आसान बनाने में हेल्प करते हैं। आप देखें, business facilitators as a system of the arrangements that ease the doing of business. business facilitators कौन होते हैं बेटा? जो लोग हेल्प कर रहे हैं हमारे बिजनेस को ईज करने में, हमारे बिजनेस को इजी बनाने में। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो मैं पहले आपको ना इस एक फिगर पे ले आता हूं। फिगर का नाम याद कर लीजिए बेटा। फिगर का नाम क्या है? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। बोलो क्या नाम है बेटा? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। इस सिस्टम में आप देखोगे कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या बिजनेस फैसिलिटेटर्स। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स। सेकेंड, इससे ऊपर जब हम जाते हैं थोड़ा ब्रॉडर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आती है बेटा एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी सर्विस बात करेंगे क्या होते हैं। और तीसरे में जो मैंने आपको अभी बताया फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। जरा एक बार बताओ मुझे, फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस सबसे सबसे ब्रॉड कैटेगरी है। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस बताएं जरा बच्चों। ये वो इंस्टीट्यूशंस है जैसे सीसीआई, जैसे बोलो ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे और बताओ जी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और बोलो आईआरडीएआई, आईआरडीएआई। करेक्ट? जबकि अगर मैं फंडिंग इंस्टीट्यूशन की बात करूं, हमारे कोर्स में जो हमने पढ़ना है दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड। बोलो यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है सर। बताएं जरा इस फिगर को हम क्या बोल रहे हैं? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। नाम बताओ। बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। 3 पार्ट के अंदर फिगर को डिवाइड किया। सबसे पहले वाला पार्ट जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स। दूसरा पार्ट क्या बोल रहे हैं बेटा? दूसरे पार्ट को हम नाम क्या दे रहे हैं? बोलो। दूसरे पार्ट को हम नाम दे रहे हैं ऑक्सिलरीज या फिर एड्स टू ट्रेड। और तीसरा पार्ट क्या है? फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब कहानी स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा
दोस्त ध्यान से पढ़िएगा जरा। कह रहे हैं कि सर कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है। कहां? जिंदगी में? अरे नहीं, जिंदगी की बात नहीं करनी है दोस्त, बात करनी है बिजनेस की। जिस तरह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, वैसे ही बिजनेस में भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है दोस्त। देखो बच्चों, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज, देखो जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी कौन दूर करेगा, कैसे दूर होगा पता नहीं, लेकिन बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं। क्या है सर? हमारे पास बिजनेस फैसिलिटेटर्स। हमारे पास कौन लोग हैं? बिजनेस फैसिलिटेटर्स। सर ये बिजनेस फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं? देखो मेरे दोस्त, अगर मैं बिजनेस फैसिलिटेटर्स की बात करूं, तो जिनमें हम ऑक्सिलरी सर्विस की बात कर रहे हैं या एड्स टू ट्रेड की बात कर रहे हैं, याद है आपको सेकंड वाला? याद आ रहा है क्या? सेकंड वाला दिखाओ सर। देखो ये वाला, ऑक्सिलरीज या एड्स टू ट्रेड, सबसे पहले इनकी चर्चा करते हैं। सर ये लोग क्या करते हैं? देखो ना, ये लोग होते हैं पहले तो बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस सर्विसेज। बताओ ये बिजनेस को इजी कर देंगे या नहीं होंगे? सोचो ना कि आप बिजनेस कर रहे हो और आपके जिले में या आपके सिटी के अंदर बैंक की सर्विसेज नहीं है, इंश्योरेंस की सर्विसेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन या वेयर हाउसिंग की सर्विसेज नहीं है। बेटा काम करना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा सर, बहुत मुश्किल होगा। तो मतलब मैं कह दूं एड्स टू ट्रेड, मतलब ट्रेड में हेल्प करने के लिए। जनरली ये क्या करते हैं बेटा? ट्रेड में आपको हेल्प करते हैं। मैं कह दूं ये ऑक्सिलरीज है, मतलब क्या बेटा? ये हेल्पर्स है। ऑक्सिलरीज मतलब क्या भैया? कह सकते हो आप, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने के लिए बने हुए हैं। तो बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस सर्विसेज, ये सब लोग जो हैं या ये सब इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो हमारे ऑक्सिलरीज या फिर एड्स टू ट्रेड के अंदर आ जाते हैं मेरे दोस्त। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े। आओ बेटा, कह रहे सारे के सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कॉम्प्रोमाइज एंड इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द बिजनेस फैसिलिटेटर्स, है ना? बिजनेस फैसिलिटेटर का इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है, छोड़ सकते हैं आप इसको। लेट अस सिचुएट दीज इन द इंटरमीडिएट लेयर। किस लेयर में आता है बच्चों? याद रखिएगा, ये जो मैं कह रहा हूं ऑक्सिलरी या फिर एड्स टू ट्रेड, ये कौन से लेयर में आता है बेटा? इंटरमीडिएट लेयर। क्या नाम दे रहे बेटा? इंटरमीडिएट लेयर। इंटरमीडिएट लेयर, सेकेंड लेयर है हमारे पास इंटरमीडिएट लेयर। इन दिस लेयर अवर वन वुड लाइक टू प्लेस सच पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसी। हम कह रहे हैं इस लेयर से ऊपर, देखो ना, इस लेयर से ऊपर हम क्या करेंगे बेटा? किसको रखेंगे? पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसी। इसको लिखते चलिएगा अपनी किताबों में बेटा। इसको क्या बोल रहे हैं? पॉलिसी मेकिंग। ये जो फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, इसको क्या बोल रहे हैं? पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ये या तो पॉलिसी बनाती हैं या एग्जीक्यूट करती हैं, तो पॉलिसी मेकिंग या एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? बोलो, पॉलिसी मेकिंग या एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे नाम बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीसीआई, हाँ जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मेरे दोस्त IRDAI, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर अलग से क्यों लिखा बेटा? देखो इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं रेगुलेटरी कम डेवलपमेंट एजेंसी। क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको रेगुलेटरी कम डेवलपमेंट एजेंसी है ये। IRDAI के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो IRDAI क्या है बच्चों? IRDAI है रेगुलेटरी कम डेवलपमेंट अथॉरिटी। कोई दिक्कत? IRDAI ये क्या है? ये रेगुलेटरी तो है ही, साथ में डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है। डेवलपमेंट अथॉरिटी। बाकी सब क्या है बेटा? बाकी सब रेगुलेटरी अथॉरिटी है। बाकी सब क्या है बच्चों? रेगुलेटरी अथॉरिटी है। चलो यहां तक कोनो तरह का डाउट है बेटा? बताओ, कोनो तरह का डाउट? नहीं सर, हमने दो लेयर्स कंप्लीट कर लिए बेटा, ऊपर वाला अबव लेयर एंड इंटरमीडिएट लेयर, दोनों क्लियर है सर। अब हम बात करते हैं बेटा, देखो अब हम बात करेंगे फैसिलिटेटर्स। कौन से वाले? जो नीचे वाले लेयर में, बिलो दैट वी में रेफर टू एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेयर। क्या बोल रहे हैं हम इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेयर। थर्ड लेयर का नाम बताओ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेयर। क्या नाम है बच्चों? बताओ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेयर। कितने लेयर देख लिए? 3। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेयर में क्या होता है? टुगेदर दीज में बी रिगार्डेड एज कंप्राइज व्हाट में बी डिफाइंड एज द बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। हाँ सर बिल्कुल,
हम सब अगर तीनों लेयर की बात करें तो तीनों लेयर का नाम क्या है? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। याद रहेगा ना बच्चों? क्या नाम है तीनों लेयर का? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। बोलो क्या नाम है तीनों लेयर का? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। और अगर हम बात करते हैं थर्ड लेयर की, तो थर्ड लेयर को अब जरा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों। आओ देखिए सर, थर्ड लेयर में कौन कौन आते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें या बिजनेस फैसिलिटेटर्स की बात करें तो यहां पर कौन कौन से आते हैं? देखो याद रखिएगा, ये लिस्ट जो भी मैं बता रहा हूं आपको वो इलस्ट्रेटिव है। इलस्ट्रेटिव मतलब इसमें और भी आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। हमें हमारे कोर्स में केवल 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ने हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स कितने पढ़ने बेटा? 4। बोलो कितने पढ़ने बेटा? 4। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा फ्रेट फॉरवर्ड की। किसकी बात करेंगे? फ्रेट फॉरवर्ड। बोलो ना, किसकी बात करेंगे हम? फ्रेट फॉरवर्ड की। करेक्ट। देखो बेटा, फ्रेट फॉरवर्ड कह रहे कि यार ये ना जनरली या तो कोई कंपनी हो सकती है या फिर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जो ऑर्गेनाइज करती है। ध्यान से देखना, इसका काम क्या है? ये ऑर्गेनाइज करती है। जैसे मान लो कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस करता हूं। अब इतनी नॉलेज थोड़ा ना मेरे को कि अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, मुझे नॉलेज नहीं इस बात की। तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं जाऊंगा फ्रेट फॉरवर्ड के पास। मैं जाऊंगा बेटा फ्रेट फॉरवर्ड के पास, बोलूंगा फ्रेट फॉरवर्ड सुन सुन सुन, मुझे ना तेरे से शिपमेंट की सर्विस चाहिए, मुझे तुझसे ना एयरलाइंस की सर्विस चाहिए। कैसे होता है बता भैया? हम लोग तो चले जाते हैं एयरलाइंस के अंदर, लेकिन ये माल, ये गुड्स कैसे जाएंगी भैया? एयरलाइंस की सर्विस चाहिए आपसे। आपसे हमें रेलवेज की सर्विस चाहिए, आपसे हमें वेयर हाउस की सर्विस चाहिए। मतलब जितनी भी ऑक्सिलरीज रिलेटेड सर्विसेज है ना ट्रेड से, वो सारी की सारी सर्विसेज जो है जनरली फ्रेट फॉरवर्ड प्रोवाइड करने का काम करता है। तो कंपनीज को ये प्रोवाइड करने का काम कर रहा है दोस्तों। फ्रेट फॉरवर्ड के बारे में देखिए, अब फ्रेट फॉरवर्ड कोई भी पर्सन या कंपनी, बोलो कौन हो सकता है फ्रेट फॉरवर्ड? अब पर्सन और कंपनी। याद रहेगा बेटा, पर्सन और कंपनी। फ्रेट फॉरवर्ड कौन हो सकता है? पर्सन और कंपनी जो ऑर्गेनाइज कर रहा है शिपमेंट। क्या कर रहा है बेटा? शिपमेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? बोलो ना, शिपमेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ये शिपमेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर द बिजनेस फॉर्म्स। किसके लिए? बिजनेस फॉर्म्स के लिए, टू गेट द गुड्स। ठीक है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर टू द मार्केट। ऑब्वियसली ना, मैंने मैन्युफैक्चर किया और इसको मुझे बेचना है मार्केट के अंदर। मैं चाहता हूं कि भैया ये जो है ना पूरे इंडिया में बिके, मैं चाहता हूं कि आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट भी हो। तो मुझे क्या करना होगा बच्चों? मुझे फ्रेट फॉरवर्ड की मदद लेनी पड़ सकती है। कस्टमर और द फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक मुझे अगर पहुंचाना है, मैन्युफैक्चरर से अगर आप इसको फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाना है, तो बीच में जो व्यक्ति काम कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का या फिर कह लीजिए शिपमेंट्स का, उसको आप कह देते हो बेटा फ्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, फ्रेट फॉरवर्ड जनरली क्या करते हैं? देखो बेटा, इनके ना नेटवर्क्स होते हैं। इनके नेटवर्क्स किसके साथ होते हैं? शिपिंग कंपनीज के साथ। भैया शिपिंग कंपनीज के साथ नेटवर्क होते हैं। शिपिंग कंपनी इनसे हाथ क्यों मिलाती है? क्योंकि भैया इनको पता है जनरली ना एक व्यक्ति अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करता है, उसको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करता है? इसी तरह के फैसिलिटेटर को ढूंढता है। फ्रेट फॉरवर्ड को ढूंढा उसने, तो फ्रेट फॉरवर्ड के ना बहुत सारे क्लाइंट होंगे। तो इसके पास क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट है, तो ये इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं बेटा शिपिंग कंपनीज इन लोगों को। एयरलाइंस, रेलवेज, रोडवेज, या फिर ओरिजिनेशन, ट्रांजिट, या फिर अगर हम बात करें ट्रांजिशन पोर्ट, या फिर बात करें वेयर हाउस, इन लोगों के साथ इनके नेटवर्क्स रहते हैं, ताकि ये लॉजिस्टिक वेयर हाउस वगैरह क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? लॉजिस्टिक्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं। बोलिए कोई डाउट यहां तक? नो सर, कोई डाउट नहीं सर। सेकंड फैसिलिटेटर की तरफ चले जो बिजनेस में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस इनक्यूबेटर। क्या बोलते हैं बेटा नाम? बिजनेस इनक्यूबेटर। पता है आप लोगों ने क्लास 11th अगर ध्यान से पढ़ी होती, तो क्लास 11th में ये सारी चीजें गिवन है हमारे पास। खैर, बिजनेस इनक्यूबेटर हेल्प्स टू क्रिएट एंड ग्रो। बोलो क्या करती है? क्रिएट एंड ग्रो यंग बिजनेस। बहुत सिंपल है ना बेटा, ये भी एक कंपनी है। ठीक है, जो क्या कर रही है बेटा? नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। क्या? नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है या टेक्निकल सर्विसेज दे रही है। किसको? यंग बिजनेस को। किसको दे रही है बेटा? यंग बिजनेस को। इसको बोलते हैं बिजनेस इनक्यूबेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर नवजात जो है ना, यंग जो है बिजनेस, भैया उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं दो सेंस में। एक तो क्या, एक तो हम कह रहे हैं बेटा टेक्नोलॉजिकली, और दूसरा फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश हो रही है, बिजनेस इनक्यूबेटर्स। फिर आता है बेटा बिजनेस एक्सेलरेटर्स। एक्सेलरेटर भैया ये क्या करती है? देखो, बिजनेस एक्सेलरेटर जो है वो बेसिकली लॉन्च करने में, क्विकली लॉन्च करने में प्रोडक्ट की हेल्प करती है आपको, आपको कमर्शियल सक्सेस दिलाने में हेल्प करती है। बिजनेस एक्सेलरेटर जो है वो, देखो आप चल रहे हो, लेकिन ये और एक्सेलरेट कर देगी, तेजी से चला देगी आपको। मतलब फास्ट लॉन्चिंग ऑफ गुड्स, न्यू गुड्स जो आप लॉन्च करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक्सेलरेटर की हेल्प लेनी चाहिए। फिर आते हैं बेटा फाइनेंशियल कंसल्टेंट के ऊपर। फाइनेंशियल कंसल्टेंट जानते हो कौन होते हैं भैया?
देखो ये एडवाइस करते हैं बिजनेसेस को कि आप ना डोमेस्टिक लोन लो या फॉरेन लोन लो। बताएंगे ना, अगर आप अपने देश में लोन लेते हो 12% पर एनम का इंटरेस्ट, विदेश से लोन ले लो 3% पर एनम का इंटरेस्ट, 2% पर एनम का इंटरेस्ट। मतलब क्या, ये आपको नॉलेज नॉलेज देंगे भाई, आपको एडवाइस करेंगे कि आप डोमेस्टिक लोन ले सकते हो, फॉरेन लोन ले सकते हो, आप चाहो तो अपनी इक्विटी अपनी ऑनरशिप बेच सकते हो, आप चाहो तो ऑनरशिप मत बेचो, डेट ले लो भाई। आप क्या करो बेटा, आप डेट ले लो, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म की भी ले सकते हो डेट, है ना भाई। 10 साल के लिए ले रहे हो, 20 साल के लिए ले रहे हो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम होता है कि वो बताएगा आपको कि आपको लोन लेना है, कहां से लेना है, लोन लेना है कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू करके आपको ये लोन, या फिर इक्विटी इशू करके आपको ये पैसे की आवश्यकता है। इट मे बी नोटेड दैट द मर्चेंट बैंकर की बात कर रहे हैं बच्चों, और फाइनेंशियल कंसल्टेंट आर नॉट देमसेल्फ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, याद रखिएगा बच्चों। मर्चेंट बैंकर कौन होता है यार, मर्चेंट बैंकर ना जनरली जब कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है उस समय पे मर्चेंट बैंकर कंपनी को बहुत हेल्प करता है। फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो है वो खुद से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक नहीं होते, वो ऑक्सिलरीज होते हैं या एड्स टू ट्रेड होते हैं। मतलब ये हेल्प करते हैं बेसिकली कि आपको ना इस बैंक के पास जाना चाहिए, इनसे लोन मांगनी चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है जी। चल, पांचवा पॉइंट, हाँ जी, मर्केंडाइजर। ये पांचवा पॉइंट भी है, मतलब अगर मैं कहना चाहता हूं कि आप इस वाले लेयर को देखते हो ना, ये देखो इस वाले लेयर को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स। यहाँ पर 5 मेन हमें फैसिलिटेटर्स पढ़ाए हुए हैं। बोलो, पहला फ्रेट फॉरवर्ड, दूसरा बिजनेस इंक्यूबेटर, तीसरा बिजनेस एक्सेलरेटर, चौथा फाइनेंशियल कंसल्टेंट और पांचवा मर्केंडाइजर। फाइनेंशियल कंसल्टेंट के ऊपर ना हमें कुछ चीजें और पढ़नी है मेरे दोस्त। फाइनेंशियल कंसल्टेंट के ऊपर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एलिब्रेशन करके, जो हमारी बुक में दिया हुआ है वो भी। पहले मर्केंडाइजर को देख लेते हैं। मर्केंडाइजर हु हेल्प द बिजनेस, एग्जांपल फैशन हाउस या फिर सप्लाईज जो करते हैं आपको फैब्रिक या एक्सेसरीज, उसको हम मर्केंडाइजर कहते हैं। जनरली कोई व्यापारी है जो आपको आपके काम में हेल्प कर रहा है रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करके, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, मर्केंडाइजर कह रहे हैं। बोलो, ये 5 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ में आ रहे हैं आपको बेटा? बिल्कुल समझ में आ रहे हैं सर। चलो, मैंने कहा था कॉन्सेप्ट एलिबरेटर की बात करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे बिजनेस फैसिलिटेटर्स इन फाइनेंशियल सेक्टर की। ठीक है, तो देखो बिजनेस फैसिलिटेटर्स आर इंटरमीडिएट्स, पता है सर इंटरमीडिएरीज होते हैं। मैंने कहा था ना, बैंक है एक तरफ, कौन है, बैंक, करेक्ट। एक तरफ कौन है, बोरोवर, बैंक लेंडर है, बोरोवर है। लेंडर और बोरोवर के बीच में कोई व्यक्ति बैठा है, उसको क्या बोल रहे बेटा, उसको बोल रहे बेटा फाइनेंशियल सेक्टर का फैसिलिटेटर। क्या बोल रहे बेटा उसको, फाइनेंशियल सेक्टर का फैसिलिटेटर। चलो, ये इंटरमीडिएरीज हैं, आपको समझ में आ रहा है इंटरमीडिएरीज क्यों कह रहे हो। ये कोई एनजीओ हो सकती है, कोई फार्मर्स के क्लब हो सकते हैं, ये कोई कोऑपरेटिव्स हो सकती है बच्चों, ये कोई कोऑपरेटिव्स हो सकती है, ये कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। जैसे 10 20 50 लोगों ने, एक कम्युनिटी के 50 लोगों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर ली और वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करते हैं, ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। करेक्ट। चलो, इट इनेबल रूरल आउटलेट्स, करेक्ट। देखिए, कॉर्पोरेट एंटिटीज, विलेज नॉलेज सेंटर्स या फिर एग्री क्लिनिक या फिर एग्री बिजनेस सेंटर्स, कृषि विज्ञान केंद्र या फिर इंडिविजुअल्स लाइक इंश्योरेंस एजेंट्स, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज या रिटायर्ड टीचर्स एक्सेट्रा। देखो ना, कोई भी हो सकता है। इनेबल्स रूरल आउटलेट्स, ये रूरल आउटलेट्स को ना इनेबल करते हैं। कॉर्पोरेट एंटिटी हो सकती है, कोई विलेज नॉलेज सेंटर हो सकता है, कोई विलेज में नॉलेज सेंटर रखा हुआ है, ठीक है ना, या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर हो सकता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बिजनेस करना है, उसके लिए सेंटर बना दिया। कृषि विज्ञान केंद्र हो सकता है, कृषि से रिलेटेड, है ना। इंडिविजुअल और इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हो सकता है, रिटायर्ड टीचर, कुछ भी हो सकता है। इन सब चीजों से रिलेटेड ये फैसिलिटेशन सर्विसेज होते हैं। एक ग्रुप है जो कि सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की हेल्प करता है, एक ग्रुप है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंक एम्प्लॉइज जो रिटायर्ड है उनकी हेल्प करता है, एंड सो ऑन। करेक्ट। देखिए, इन सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है सर। सबसे पहले तो इन सर्विसेज में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर्स, ये लोग क्या करते हैं, बोरोवर्स को पहचानते हैं। अच्छा, ये बंदा है जो बोरोवर हो सकता है, क्यों, क्योंकि इससे पैसे आने के चांसेस है। करेक्ट। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं क्या बेटा, बोरोवर्स को। किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, बोलो किसकी बात कर रहा हूं सर। आप बात कर रहे हो फाइनेंशियल सेक्टर के फैसिलिटेटर की। किसकी बात कर रहा हूं, बोलो फाइनेंशियल सेक्टर का फैसिलिटेटर। कौन हो सकता है, एनजीओ, फार्मर क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन। ये इनेबल करता है रूरल आउटलेट्स को। किन लोगों को इनेबल करता है, इन लोगों को। रूरल आउटलेट्स में कौन हो सकते हैं बेटा, कॉर्पोरेट एंटिटीज हो सकती है,
वहां की कोई विलेज, बोलो विलेज नॉलेज सेंटर हो सकता है, कोई एग्री क्लिनिक या एग्री बिजनेस सेंटर हो सकता है बेटा, इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हैं, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हो सकते हैं, रिटायर्ड टीचर हो सकते हैं, फौजी हो सकते हैं बेटा जो रिटायर्ड हो, किसी की भी एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं ना। चलो, इन लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं अपने फैसिलिटेशन सर्विसेज। कैसे बेटा पहचानते हैं कि भैया तुमको पैसों की आवश्यकता है और हमें लगता है तुम फ्यूचर में पेमेंट कर भी दोगे, ये पैसा रिफंड कर भी दोगे आप, तो भैया आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं बोरोवर्स की। फिर कलेक्ट करते हैं प्रिलिमिनरी प्रोसेस ऑफ लोन। याद रखिएगा, प्रोसेस ऑफ लोन का प्रिलिमिनरी पार्ट इनके पास है, एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन डेटा एंड सो ऑन। क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करते हैं कि भाई आप ये ले रहे हो, इतना % का आपका जो है इंटरेस्ट रेट होगा एंड एक्सेट्रा। प्रोवाइड्स एडवाइजिंग ऑन मैनेजिंग मनी, ये मनी मैनेज करने पे भी आपको एडवाइस देते हैं, और डेट काउंसलिंग भी करते हैं कि इससे ज्यादा डेट आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। फिर प्रोसेसिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम नैब फिन्स के नाम से भी जानते हैं। प्रमोशन करते हैं ऑफ और नरिशिंग करते हैं बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, ऑब्वियसली इन लोगों को भी पैसों की आवश्यकता होती है। पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब कि अगर सैंक्शन हो गया तो उसके बाद भी मॉनिटर करते हैं कि भैया सही में इस बंदे को जो ये अमाउंट सैंक्शन हुआ है वो सही है या गलत है। मॉनिटरिंग करते हैं, हैंडलिंग करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की या फिर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स की या क्रेडिट ग्रुप्स की या प्रोड्यूसर्स ग्रुप की एक्सेट्रा। एंड फॉलो अप करते हैं रिकवरी की, अब लोन मिल गया तो भैया रिकवरी की फॉलो अप भी ये लोग करते हैं। तो बताओ जरा कहां से कहां तक बात आ गई है बेटा। जब ना आइडेंटिफाई कर रहे थे गुड बोरोवर को कि ये अच्छा बोरोवर हो सकता है, वहां से लेकर के प्रिलिमिनरी जो प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग ऑफ लोन है वो काम करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट का मैनेजमेंट करते हैं कि भाई बताते हैं आपको कि ये प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें हैं, डेट काउंसलिंग वगैरह करते हैं। फिर अब वो सबमिशन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। बेसिकली प्रोसेसिंग कहां करते हैं बेटा, बोलो एंड नैब फिन्स में। कहां पे बेटा, नैब फिन्स में। नर्सिंग करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसे की आवश्यकता होती है उनके लिए। पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरी करते हैं बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स या क्रेडिट ग्रुप्स या प्रोड्यूसर्स ग्रुप्स, इन लोगों की मॉनिटरिंग करने का काम भी इन्हीं के पास है। और जब लोन मिल जाता है तो उसको फॉलो अप भी किया जाता है। करेक्ट। चलो, लेकिन बेटा ये एंगेज नहीं है किन चीजों के अंदर बेटा, डिसबर्समेंट्स एंड कलेक्शंस। समझ रहे हो, मतलब इनके हाथ में नहीं है कि ये आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, ये आपकी एप्लीकेशन दे सकते हैं बस, लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कैश का डिसबर्समेंट नहीं करेंगे, कैश का कलेक्शन ये नहीं कर सकते। बिजनेस फैसिलिटेटर्स में बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। याद रखिएगा बेटा, बिजनेस फैसिलिटेटर्स अलग हैं और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स अलग हैं। कौन होते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट्स? हु मे बी डिफाइंड एज द बैंक इन द पर्सन। करेक्ट। सो एक्चुअली जो आपके पास बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है ना, उनको हम बैंक्स इन पर्सन कह रहे हैं। करेक्ट। जैसे मान लो आप किसी बैंक के अंदर जा रहे हो और वहां पर जो आपके पास लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं उसको कहेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। लेकिन जो आपके पास बिजनेस फैसिलिटेटर है वो कोई आउटसाइडर होगा दोस्तों। दीज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज एक्चुअली प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन बेटा? ये जो बैंक इन पर्सन है ना, ये लोग, ये आपको बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। ऑब्वियसली फॉर दिस रीजन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं मेरे दोस्त, ये वाले business correspondents are more closely regulated than the business facilitators। करेक्ट ना? तो बिजनेस जो आपके पास correspondents है वो ज्यादा closely regulate होते हैं than the business facilitators, क्योंकि ये तो आउटसाइडर है, वो do not engage in the banking and financial business in the sense of handling the deposits and repayments। is this clear? मैं एक बार और बता देता हूं, ये लोग एंगेज नहीं होते बच्चों कैश के डिसबर्समेंट में, कलेक्शन में। ये लोग एंगेज नहीं होते बेटा, ये ना बिजनेस फैसिलिटेटर्स जो होते हैं उनको हम लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स नहीं कह सकते। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब बैंक्स इन पर्सन। बैंक्स इन पर्सन जो क्या करते हैं बेटा, बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। भाई जो वहां पर लोग होते हैं जो आपको बैंक के अंदर हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हेल्प करते हैं, उन लोगों को बैंक इन पर्सन कह रहे हैं हम लोग। करेक्ट। जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है ना, वो ज्यादा क्लोजली रेगुलेट किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली ना, ज्यादा, क्योंकि इनके पास ज्यादा पावर है। अरे पैसा गिनना है, देना है, ये सब काम किसका है भैया? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का है। किसका है बेटा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का है। तो ये क्लोजली रेगुलेट होंगे, लेकिन बिजनेस फैसिलिटेटर्स क्लोजली रेगुलेट नहीं होंगे, दे आर आउटसाइडर। करेक्ट। इनका काम ही नहीं है डिपॉजिट का, रीपेमेंट का। बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 की तरफ। आइए बात करेंगे बेटा गवर्नमेंट एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर की। सर गवर्नमेंट एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर, तो देखो इस चैप्टर से पहले जो चैप्टर मैंने आपको, हाँ, ये YouTube पे करवा रखा है, अगर आप देखें तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा है
बच्चों उसमें हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस तरह की पॉलिसीज वगैरह वो इंप्लीमेंट कर सकती है हमारे देश के अंदर। सर ये पावर की बात करते हैं ना, ये पावर ऐसे नहीं आई है, ये पावर लड़ के आई है भैया। देखो आप याद करो कि हम लोग कॉलोनियल रूल के अंदर थे, एटलीस्ट 1757 से लेकर के 1947, लगभग लगभग 200 सालों तक कॉलोनियल रूल रहा हमारे ऊपर। और जो ये फ्रीडम फाइटर्स थे ना, आपको क्या लगता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहते थे क्या बेटा? नहीं बेटा, वो सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, वो साथ के साथ बेटा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस भी चाहते थे। उन्होंने हमारे लिए सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की, उन्होंने कहा कि हमें तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी चाहिए, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस भी चाहिए। करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है तो 1947 में बेटा हम आजाद होते हैं, और 1948 में हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1948 लेते हैं। बोलो बोलो क्या लेके आए बेटा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1948। बस अभी अभी आजाद हुए बेटा। और 1948 में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बोलो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है बेटा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1948। रुके नहीं हम 1948 में, फिर 1951 में यूनियन गवर्नमेंट ने बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, प्यार से इसको बोलते हैं IDRAI। क्या बोलते हैं बेटा? IDRAI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, बोलो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में हम ये भी लेकर के आए, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर के आए वाया इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। मतलब बेसिकली पूरी तरह से हम ना अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी से शिफ्ट होना चाहते हैं टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। आप देखो वर्ल्ड में ना जितनी भी इकोनॉमीज हैं, ज्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा पोर्शन, जीडीपी का सबसे ज्यादा पोर्शन या तो टर्टरी सेक्टर से यानी सर्विस सेक्टर से आता है, या फिर आता कहां से बच्चों? इंडस्ट्री से। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी डेवलप हो और इंडस्ट्री के ऊपर फोकस हमारा बढ़े। एंड देन उसके बाद 1956 में बेटा हम लेकर के आए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसमें बताया गया कि पब्लिक सेक्टर का रोल कैसा होगा, लार्ज इंडस्ट्रीज का रोल क्या होगा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल क्या होगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही बात बच्चों? मैंने आपसे कहा इससे पहले वाले चैप्टर में जहां पर आपने देखा गवर्नमेंट पॉलिसीज को हमने पढ़ा, वहां पर गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज, एनिशियंट टाइम की पॉलिसीज हमने पढ़ी थी। याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने ब्रिटिश एरा के पॉलिसीज पढ़े और ब्रिटिश एरा के बाद की पॉलिसीज पढ़ी थी। ब्रिटिशर्स से अगर हम लोगों ने कहा आजादी लेकर, जो हमने आजादी ली है वो आजादी सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की नहीं थी बेटा, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस की भी थी। जैसे ही हमारे देश में गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट आ जाती है, उसके बाद 1948 में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1948 लॉन्च किया। 1951 में हम लोगों ने बेटा बोलो क्या? IDRAI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, ये लॉन्च किया। एंड देन उसके बाद 1956 में हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 लेके आए, जिसमें हम लोगों ने रोल फिक्स किया था, पब्लिक सेक्टर का रोल, लार्ज इंडस्ट्री का रोल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल। और लगभग 3 डिकेड्स तक यही चलता रहा बेटा, लगभग अगले 30 सालों तक यही चलता रहा। इनिशियली याद रखिएगा पब्लिक सेक्टर जो था ना, एंटरप्राइज वर टू कमांड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम लोगों ने ना देखो अभी अभी हम आजाद हुए थे, हमें डर था कि अगर हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा भरोसा कर लिया तो शायद ऐसा ना हो कि कुछ चंद बड़े बड़े प्लेयर्स, चंद बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने हाथों में ले ले। हमने कहा नहीं बाबा, अभी तो आजाद में फूक फूक के कदम रखेंगे। और बस इसीलिए हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर पे, गवर्नमेंट ने सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे रिलाई किया कि इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर के ऊपर भरोसा रखा जाए। प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था वो लिमिटेड रख दिया गया, कुछ एक चीजों का प्रोडक्शन जो है प्राइवेट सेक्टर को करने को कह दिया गया। हाउएवर इकोनॉमिक गॉट स्ट्रॉन्गर विद द टाइम एंड अदर वेयर विद ऑल ऑफ द फैसिलिटेशन ऑफ द प्राइवेट बिजनेस। करेक्ट, धीरे धीरे ना हम कैसे स्ट्रांग हो रहे हैं। देखो जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में ना उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं होता है। अब ना हम धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे सर हम लोगों ने डेवलपमेंट बैंक्स लॉन्च किए, हमारे देश में इंडस्ट्रियल स्टेट्स आए, हमारे देश के अंदर डेवलप किया गया कैपिटल मार्केट को। अब हम क्या हो रहे हैं बेटा? अब हमारी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर हो रही है। क्यों? क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ, प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे बच्चों। इसी संदर्भ में हम लोग 1991 में, हालात बड़े खराब थे बेटा अपने,
हमारे पास सिर्फ 14 दिनों का फॉरेक्स रह गया था, 14 डेज का फॉरेक्स। तो हमने क्या किया, हम गए बेटा किसके पास, हम गए आईएमएफ के पास। याद रखिए, अगर आपको लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए किसके पास जाना है बेटा, आईएमएफ के पास। देखो, अगर लोन डेवलपमेंट के लिए लेना है तो वर्ल्ड बैंक, अगर लोन डेवलपमेंट के लिए लेना है तो वर्ल्ड बैंक, लेकिन अगर हारी बीमारी में कोई लोन चाहिए, भाई साहब पेट पालने के लिए कोई लोन चाहिए, तो आईएमएफ काम आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके पास गए, हमने कहा भैया लोन चाहिए, आईएमएफ कहती है देंगे ना लोन, लेकिन हम लगाएंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, हम चाहते हैं आपकी इकोनॉमी हमारे इशारों पे चले। हमने कहा चला लो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अपने देश में ना एलपीजी लेके आओ या जीपीएल, बात एक ही है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, या ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लिमिट सॉरी लिबरलाइजेशन, बात एक ही है, बात एक ही है बच्चों। हमने कहा ठीक है ले आएंगे कोई बात नहीं। तो हमने बेटा एलपीजी लॉन्च कर दिया हमारे देश के अंदर, और याद रखिए एलपीजी ही है जिसके कारण आज हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है बेटा, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। द गवर्नमेंट फैसिलिटेट बिजनेस नॉट ओनली बाय द फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बट आल्सो बाय क्रिएटिंग एन इंस्टीट्यूशनल apparatus for the implementation of those policies है। पूरा इंस्टीट्यूशनल चेंज हो गया भाई, जहां पर ना गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस किए बैठी थी कि हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे, हम छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। अब लिबरल हो गए बेटा, अब हम लिबरल हो गए, प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं लाइसेंस लेते थे पहले, अब नहीं लेना तुमको, प्राइवेटाइजेशन था पहले, अब हम पहले पहले क्या होता बेटा, पहले पहले पब्लिक पब्लिक जो कह लीजिए एंटरप्राइज थे वो ज्यादा काम में आते थे। अब हमने कहा प्राइवेटाइजेशन करेंगे, मतलब हम चीजों को ना प्राइवेट लोगों के हाथ में देंगे, चलेगा। ग्लोबलाइजेशन, भैया विदेशियों को कह दिया आओ हमारे देश में काम करो बेटा, इस तरह की चीजें। ठीक है, ठीक है सर। देखिए मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हुए सर, इसमें ना कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। अब पहले हम बात करेंगे नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस की। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में आप इनको ये भी कह सकते हो इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज है। इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो किस में मदद करती है बेटा, बिजनेस के फैसिलिटेशन में मदद करती है, जो बिजनेस के फैसिलिटेशन में मदद करती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो द इंस्टीट्यूशंस सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जो कि सेंट्रल बैंक है कंट्री का। दूसरा हम कह रहे हैं बेटा सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और तीसरा कह रहे हैं बेटा सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ना बिजनेस फैसिलिटेटर की तरह उभर के आए हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर की तरह उभर के कौन आया है, आरबीआई, सेबी एंड सीसीआई। सीसीआई क्या होता है अभी मैं आगे जाकर के आपको समझाऊंगा। इसके बाद बात देखो इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर, जो सिर्फ और सिर्फ, देखो आरबीआई तो सारी इंडस्ट्रीज के लिए कॉमन है, सेबी तो सारी इंडस्ट्रीज के लिए कॉमन है ना। अगर मैं बात करूं सीसीआई तो सारी इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए देखो हमारे पास क्या है बेटा, जैसे इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI, ठीक है। एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के नाम से जानते हो आप इसको। ठीक है, तो हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशन में हमने क्या बोला बेटा, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है जो कि नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो कि रेगुलेटरी की तरह काम करते हैं। एक तो है आरबीआई, दूसरा है हमारे पास सेबी, तीसरा है हमारे पास बोलो सीसीआई। क्या बेटा, सीसीआई। लेकिन अगर हम कहते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक तो बेटा वो क्या होते हैं, वो हमारे पास मेनली दो हमारे पास दिखाई देते हैं, एक तो IRDAI एंड दूसरा ट्राई, ट्राई इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत, इनको हम नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए या फिर रेगुलेटरी बॉडीज कह लीजिए। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो देखो बेटा बहुत सारे और भी नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है जो कि राइट फ्रॉम प्री फॉर्मेशन टू द प्रोडक्ट वहां से हेल्प करना शुरू कर देते हैं, जैसे प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग में, ट्रेनिंग में, मैन पावर में, होस्ट ऑफ बिजनेस एक्सटेंशन सर्विसेज, इन चीजों में हमें वो हेल्प करना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ईडीआई के नाम से जानते हैं इसको, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है बेटा एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में। इसके अलावा हमारे पास
30 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो डेवलप करते हैं इंस्टीट्यूशन को। 28 ब्रांच MSMEDIs हैं जो फॉर्मली SISIs के नाम से जाने जाते थे बच्चों, ठीक है, जो कि स्टेट कैपिटल के द्वारा हर सेटअप किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें दीज इंस्टीट्यूशन रेंडर द कंसल्टेंसी सर्विसेज, या आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगे, स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोफाइल एंड कंडक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे एक्सेट्रा। बी साइड दीज इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर करेंगे प्रोजेक्ट प्रोफाइल को एंड फैसिलिटेट करेंगे क्वालिटी कंट्रोल एंड अपग्रेडेशन को। कौन से इंस्टीट्यूशंस बेटा? ये देखो, इसको हम प्यार से बोलेंगे नाइस बर्ड। क्या बोलेंगे बेटा? नाइस बर्ड। नाइस वर्ड का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, और ईडीआई का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा मैंने आपको कहा 30 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, 28 MSMEs DIs हैं आपके पास, ठीक है, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है मतलब आपके पास। इसके अलावा ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोफाइल को कंडक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे करते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं और क्वालिटी कंट्रोल का काम करते हैं, अपग्रेडेशन का काम करते हैं। इन चीजों में ये हमें हेल्प कर देते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो कि हमें एक्सपोर्ट में हेल्प करती हैं। आपको एक्सपोर्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो हमारे पास बहुत सारे बोर्ड हैं जो आपको ना एक्सपोर्ट के बारे में हेल्प करेंगी, जैसे इंस्टीट्यूट लाइक इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। बोलो एक्सपोर्ट में हेल्प करने वाले, एक्सपोर्ट में हेल्प करने वाले भैया कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से बोर्ड्स हैं? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। बोलो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। बोलो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं तो कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में हमें भूलना नहीं चाहिए बेटा, दैट इज द स्टार्टअप इंडिया। क्या है बेटा? स्टार्टअप इंडिया। इसके बारे में भी हमें भूलना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फॉरगेट। इज दिस क्लियर? हाँ सर, समझ में आ रहा है? आ जाइए, स्टार्ट करते बेटा। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टॉपिक 3। जब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो कुछ बेसिक इंट्रो देखते हैं पहले। अगर आप बेसिक इंट्रो की बात करते हो, देखो आरबीआई जो है ना 1 अप्रैल 1935 को, बोलो 1 अप्रैल 1935 को, हाँ 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हो गया। लेकिन आरबीआई का जो एक्ट है ना बेटा वो 1934 है। आरबीआई एक्ट कौन सा है बेटा? 1934। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया, स्पेशल एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और उसमें आरबीआई सेटअप किया गया। लेकिन वो एक्ट में जो आरबीआई बननी थी ना, ये बनी कब है बेटा? 1 अप्रैल 1935 से ये आरबीआई बनी है। याद रखिएगा ये स्टार्टिंग में प्राइवेटली ऑन्ड था। अच्छा सर, हाँ आरबीआई स्टार्टिंग में क्या था बेटा? प्राइवेटली ऑन्ड था। लेकिन 1949 में गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? देखो दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एक होता है नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या? जहां पर प्राइवेट ऑनरशिप हो। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है भाई? प्राइवेट ऑनरशिप को खत्म कर दिया सरकार ने, कहा ये ले पकड़ चिल्लड़, पैसे पकड़ भाई। और ये आज से हुई हमारी अब हमारी आरबीआई जो है वो क्या हो चुकी है बेटा? पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑन्ड है। क्या है बेटा? पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑन्ड है। पुराने जमाने की बात है भैया, उस जमाने में आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस हुआ करता था वो कलकत्ता में हुआ करता था। आज की बात करें तो कोलकाता कहते हैं आप लोग। लेकिन 1937 में इसे मूव कर दिया गया बेटा टुवर्ड्स मुंबई। याद करो जरा एक बार, मैंने क्या बोला आपको? आरबीआई एक्ट 1934। सर स्टैब्लिश कब हुआ आरबीआई? 1 अप्रैल 1935 से। बेटा पहले क्या था? ये प्राइवेटली ऑन। लेकिन 1949 में क्या होता है बेटा? प्राइवेट को नेशनलाइज कर दिया। ठीक है ना जी, प्राइवेट को क्या कर दिया? नेशनलाइज्ड कर दिया 1949 में। इनिशियली कोलकाता में इसका क्या था बेटा? सेंट्रल ऑफिस। 1937 में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अफेयर्स जो है ना वो गवर्न किए जाते हैं बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा सर, हाँ बेटा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उसका हेड कौन होता है भैया? बोलो उसका हेड कौन होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वही जिसके नोट पे साइन होते हैं, गवर्नर। कौन है भाई? गवर्नर, है ना। द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय, अब वो जो लोग हैं जो बोर्ड में बैठे हुए हैं, इवन गवर्नर भी कौन चुनता है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रोल ऑफ आरबीआई पे हम चर्चा अभी करेंगे, लेकिन मैं आपको लेकर के आ जाता हूं सबसे पहले एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि उसको समझे बिना आप बाकी चीजें नहीं समझ पाओगे। आप जब अपने बुक में देखोगे ना तो बिल्कुल आरबीआई टॉपिक के लास्ट में आप देखोगे एक टॉपिक लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट
एलिबरेशन करके, कॉन्सेप्ट एलिबरेशन, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें कुछ चीजें दी है, कुछ चीजें नहीं दी है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जब हम बात करते हैं बेटा आरबीआई के ना बहुत सारे काम है, उसमें से सबसे बड़ा एक काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन का कंट्रोल करना। बेटा टॉपिक्स आपके समझ में तभी आएंगे, इसमें जो भी टॉपिक गिवन है आपकी समझ में तभी आएगा जब मैं जो कह रहा हूं उसको अगर आप ध्यान से सुन ले तो। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इसका मेन काम है। इन्फ्लेशन, दो चीजें समझो। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? भाई लोगों के पास पैसा बहुत है, याद रखिएगा, पैसा जो है ना बहुत है, इकोनॉमी में पैसा बहुत है बेटा, तो इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन आता है। दूसरा होता है बेटा डिफ्लेशन। भाई जब लोगों के पास पैसा नहीं होता, खरीदने का पैसा नहीं होता, तो दो सिचुएशन है। एक इन्फ्लेशन, जब लोगों के पास पैसा, भैया मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, तो प्राइस क्या होगा? डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगी। डिफ्लेशन, जब पैसा ही नहीं है, मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता, भैया पैसा ही नहीं है, और बताओ इसकी वजह से क्या होगा? भैया सारे के सारे लोग अनएम्प्लॉयड, ज्यादातर लोग क्या होंगे बेटा? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैसा बहुत होता है, डिफ्लेशन की सिचुएशन पैसा नहीं होता है। दोनों ही सिचुएशन वर्स है बेटा, दोनों ही सिचुएशन खराब है। आरबीआई कोशिश करती है दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बना करके रखे, बराबर रखें दोनों को। समझ रहे हो बात को? ना ज्यादा इन्फ्लेशन हो, ना ज्यादा डिफ्लेशन हो। अब हम बात करते हैं आरबीआई करती कैसे। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के पास। अरे आरबीआई के पास बहुत सारे चमत्कारी इंस्ट्रूमेंट है भाई, लेकिन उनमें से एक दो इंस्ट्रूमेंट जो आपको पढ़ने हैं वो है रेपो रेट, रेपो रेट एंड बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये तीन बातें आपको देखनी है यहाँ पे। मैं पहले रेट पढ़ा रहा हूं, फिर रिजर्व्स भी आपको बताऊंगा। पहले रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? हाँ जी बताएं, रेपो रेट क्या होता है? कुछ याद करो। क्या 12वीं क्लास के कुछ कीटाणु जिंदा है क्या? रेपो रेट किसे कहते हैं बताइए? रेपो रेट का मतलब होता है सर द रेट एट विच बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई, फ्रॉम द आरबीआई, है ना बेटा? मैं क्या कह रहा हूं, जो कॉमर्शियल बैंक्स है, बोलो कौन से बैंक्स? कॉमर्शियल बैंक। वो क्या करते हैं बेटा? आरबीआई से बोरो करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आरबीआई से सर वो बोरो करते हैं, वो बोरो करते हैं बेटा। उन्होंने पैसा बोरो किया, लेकिन उसको क्या बोल रहे हो? जिस रेट पे उन्होंने बोरो किया, ये रेट क्या कहलाता है बेटा? रेपो रेट। क्या बोलते हैं इसको? रेपो रेट। लेकिन बच्चों ध्यान से, आगे आगे और ध्यान से पढ़ेंगे इसको, देखिए जरा। अगेंस्ट प्लेजिंग और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई। गवर्नमेंट को हमने कहा कि लोन चाहिए, हम कौन है? हम है कमर्शियल बैंक। और अगर हम ना कुछ प्लेज रखवा रहे हैं, कुछ गिरवी रखवा रहे हैं, या फिर हमने गवर्नमेंट को उसकी सिक्योरिटीज बेच दी, रखो जी, बेच रहे हैं आपको, और फिर जिस रेट पे हमने उनसे बोरो किया, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपर्चेज रेट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। रेपो रेट का दूसरा मतलब क्या है? रीपर्चेज रेट। और एक्चुअली रीपर्चेज रेट का मतलब है रेपो रेट, करेक्ट? जनरली दीज लोन्स वर आर फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 2 वीक्स। याद रखें बेटा, जो ये रेपो रेट वाला लोन होता है ना, वो 2 वीक्स के लिए होता है, लगभग 14 दिनों के लिए। ठीक है, अच्छा सर, वेरी गुड, समझ में आ रहा है सर। सर रेपो रेट और बैंक रेट क्या एक ही होता है क्या? नहीं बेटा, रेपो रेट और बैंक रेट में थोड़ा अंतर होता है। देखो, रेपो रेट डिफर्स फ्रॉम बैंक रेट with respect to the time horizon. Yes, repo rate is a short term measures and it refers to short term loans. On the other hand, bank rate is a long term measure and is governed by the long term monetary policy of the आरबीआई। समझ में आ रही बात? बैंक रेट जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए, जिस देखो आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, यहाँ सेम चीजें सारी। लेकिन जो बोरो का जो ये 2 वीक्स वाला हिसाब किताब है ना, वो नहीं है बेटा यहाँ पे, यहाँ पर लंबा हिसाब किताब है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है सर? ये बता दो। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आरबीआई कह रही है कि हमें कुछ दे दो, किसको? कॉमर्शियल बैंक को। और कॉमर्शियल बैंक इस बार भैया लोन देती है क्या? अरे कमर्शियल बैंक के बस की बात थोड़ी है, वो डिपॉजिट करती है। वो क्या करती है बेटा? डिपॉजिट करती है, ऑफर करती है ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स। देखो, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय आरबीआई व्हेन द बैंक डिपॉजिट्स। बैंक क्या कर रही है बेटा? बैंक, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट कर रही है। भैया कमर्शियल बैंक डिपॉजिट कर रही है, आरबीआई के लिए तो वो लोन ही हो गया।
आरबीआई के लिए तो वो लोन ही हो गया। तो कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड डिपॉजिट करिए विद द आरबीआई फॉर द शॉर्ट पीरियड, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स रेपो रेट। करेक्ट। चलो, ये 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए, समझा दिए। अब मैं कहानी शुरू करता हूं। जैसे मैंने आपको अभी रिजर्व बैंक का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा दिया था, मैं रोल पे आऊंगा बेटा। सबसे पहले फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस में ना कुछ आपके 12वीं के कीटाणु जिंदा हो जाएंगे। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई की क्या फंक्शन है? सबसे पहले देखो प्रियम्बल पढ़ते हैं। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। ये ना जनरली क्या होता है, किसी भी एक्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया होता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन होता है। आप उसको देख करके पता लगा सकते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या है। तो जब हम इसके प्रियम्बल को देखते हैं, किसके बेटा? आरबीआई का प्रियम्बल देखते हैं। कहां देखेंगे बेटा? आरबीआई एक्ट 1934 इनिशियली आपको मिल जाएगा टू रेगुलेट। अच्छा, इसका प्रियम्बल कर रहा है, कह रहा है कि हम रेगुलेट करेंगे। टू रेगुलेट। हमने पूछा आरबीआई तेरा काम क्या है? वो कह रहा है टू रेगुलेट। मैं क्या करूंगा? रेगुलेट। मतलब किसको? इशू ऑफ बैंक नोट्स। अच्छा, मतलब बैंक का नोट तुम ही इशू करता है? हाँ भाई, हम ही इशू करते हैं बैंक के नोट। एंड कीपिंग ऑफ द रिजर्व विद द व्यू टू सिक्योरिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी। हम क्या करेंगे? कीपिंग कीपिंग ऑफ रिजर्व्स। हम रिजर्व्स रखेंगे। सर ये बता रहे हैं कि ये नोट इशू करेंगे, ये बता रहे हैं कि हम रिजर्व्स रखेंगे। रिजर्व समझते हो ना बेटा? सीआरआर, एसएलआर, यही रिजर्व्स, ये वाले रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी। क्यों भैया? क्योंकि हम लाएंगे आपके यहाँ पे मॉनेटरी स्टेबिलिटी। क्या लेके आएंगे बेटा? मॉनेटरी स्टेबिलिटी in India and generally to operate the currency and credit system। हम क्या करेंगे बेटा? ऑपरेट करेंगे कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, कितना उधार होना चाहिए, हम इसको भी ऑपरेट करेंगे ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। बोलो, समझ में आ रहा है बेटा? क्या बोला? टू रेगुलेट मतलब कैसी अथॉरिटी है? रेगुलेटिंग अथॉरिटी। कैसी अथॉरिटी है बेटा? रेगुलेटिंग। क्या? बैंक का इशू, इशू ऑफ बैंक नोट, सॉरी, इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व। क्या करेंगे बेटा? रिजर्व रखेंगे विद व्यू टू सिक्योरिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी। क्या रखेंगे? मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड जनरल टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। बोलो, क्या करेंगे बेटा? ये ऑपरेट करेंगे करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, परफॉर्म ऑल द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस। वो कौन कौन से फंक्शन है सर? आओ, आपने ऑलरेडी क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है, इशू ऑफ करेंसी। बोलो, क्या पढ़ेंगे बेटा? इशू ऑफ करेंसी। क्या करेंगे? ये इशू ऑफ करेंसी। तो आरबीआई एक मात्र ऐसी अथॉरिटी है, द सोल अथॉरिटी है। कैसी है बेटा? सोल अथॉरिटी है। किस चीज के लिए? जो इशू करती है करेंसी इन इंडिया। लेकिन मेरे बच्चे, सारे पैसे ये इशू नहीं करती। कुछ पैसे ऐसे भी होते हैं जिसको भारत सरकार द्वारा इशू किया जाता है। जैसे सर 1 रुपए का कॉइन और नोट्स। 1 रुपए के कॉइन एंड नोट्स सारे के सारे वो भारत सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं। इसके अलावा सब्सिडरी कॉइन्स भी भारत सरकार इशू करती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज रिलेटिवली स्मॉल। है ना, 1 रुपया 2 रुपया की चीजें जो है वो भारत सरकार के हाथ में, मतलब मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। दूसरी बात करें, बैंकर टू द गवर्नमेंट। भाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या बोल रहे बेटा? तू आरबीआई, तू गवर्नमेंट का बैंकर है। अच्छा, इसके बाद क्या बोलेंगे? बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी बैंक है। मतलब क्या? बैंकों का बैंक है और गवर्नमेंट का भी बैंक है। देखो जरा ध्यान से सुनो। जैसे मैं बैंक में गया, डिपॉजिट करा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास भी बहुत सारा पैसा आता है। क्या करेंगे इन पैसों का? बैंक में जमा करेंगे। कौन से बैंक में? पंजाब नेशनल बैंक? नहीं नहीं बच्चों, ये बैंक है हमारे पास आरबीआई। मतलब जनरल बैंकिंग फंक्शंस, जनरल बैंकिंग बिजनेस जो है वो आरबीआई के साथ चलता है। किसका? सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट का। कौन सा बेटा? सेंट्रल एंड स्टेट। क्या है सर जनरल बैंकिंग बिजनेस में? मनी को एक्सेप्ट करना, पेमेंट करना इनके बिहाफ पे एंड सो ऑन, एक्सचेंज करना, रेमिटेंस करना, इस तरह की चीजें। ठीक है, ये मैनेज करता है पब्लिक डेट को। नए लोन लेने ना भैया, नए लोन लेने, for securing the success of the loan operations, it actively operates in the gilt edge market and advise the government the quantum, time and term of the new loans। देखो, सरकारों को भी ना लोन की आवश्यकता होती है, तो ये सरकार को एडवाइस करते हैं कितनी अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी आपको लोन लेनी चाहिए, कितने समय के लिए लेनी चाहिए। ठीक है, टर्म क्या होना चाहिए न्यू लोन्स का, और भैया न्यू लोन के लिए तुम कब एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, पब्लिक डेट कितना रहना चाहिए, लोगों से कितना उधार लेना चाहिए, सब कुछ एडवाइस करने का काम है किसका बेटा? बोलो,
आरबीआई का। वेरी गुड सर। ना ये गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं उसको सेल करती है, याद है ना, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, इनको सेल करने का काम भी किसका है बेटा? ये भी काम ऑब्वियसली आरबीआई का है। सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ताकि ताकि ये 90 दिनों के अंदर अगर कोई एडवांस लिया हुआ है तो उसको वापस किया जा सके। देखो जनरली क्या होता है, आरबीआई से ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एडवांस की डिमांड कर सकती है, लेकिन ये एडवांस की लिमिट होती है 3 महीने की या 90 दिनों की। द आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई क्या है बेटा? गवर्नमेंट का एडवाइजर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर ही नहीं, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर भी, जैसे प्लानिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर भी ये इनको क्या कर सकते हैं बेटा? एडवाइज कर सकते हैं। बोलो याद रहेगा, बैंकर टू द गवर्नमेंट में मैंने क्या बोला कि सर ये जनरल बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे एक्सेप्ट करता है मनी को, पेमेंट करता है इनके बिहाफ पे, एक्सचेंज करता है, रेमिटेंसेस जैसे काम करता है। न्यू लोन्स के लिए इनको एलिजिबल बनाता है, किनको भी ये एलिजिबल बनाता है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कितना क्वांटम, कितना टाइम, और क्या बेटा? नए लोन्स के लिए एलिजिबिलिटी टर्म्स क्या होने चाहिए। ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वो बेचने का काम किसका? आरबीआई का। किसका बेटा? आरबीआई का। एडवांस अगर लेना है भाई, एडवांस अगर लेना है तो वो भी आरबीआई दे देगी, लेकिन 90 दिनों के अंदर अंदर, 90 दिनों के अंदर अंदर गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का एडवाइजर भी होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर के ऊपर, इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह पे एडवाइस करता है। बैंकर्स बैंक, देखो आपको पता है हम तो आरबीआई से डील करते नहीं डायरेक्ट, हम तो बाकी के जो बैंक्स है ना उनसे डील करते हैं। मैं आपको बताऊं आरबीआई के ना, अगर आपको एक बैंक खोलना है बड़ा आसान है, कुछ नहीं भैया, 100-200 करोड़ रुपए लेकर के जाओ, आरबीआई को कहो कि मुझे लाइसेंस दे दे, और आरबीआई आपका नाम लिख देगा। कहां पर बेटा? शेड्यूल्ड में। कहां पर? आरबीआई का जो शेड्यूल है ना उसमें। और इसीलिए हम पढ़ते हैं बेटा, जितने भी हमारे पास कॉमर्शियल बैंक है उन कॉमर्शियल बैंक का नाम क्या देते हैं? दूसरा नाम। कॉमर्शियल बैंक्स को हम दूसरा नाम देते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। क्या नाम देते हैं बेटा? शेड्यूल्ड बैंक्स। सर क्यों बोलते हैं हम शेड्यूल्ड बैंक्स? बताया ना बच्चों, आपके पास जो आरबीआई एक्ट है उसमें शेड्यूल गिवन है, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में जाकर के आपके बैंक का नाम लिख देंगे। आपके बैंक को इशू किया ना, आपके बैंक को लाइसेंस इशू किया ना, तो आपके बैंक का नाम लिख देंगे भाई। बैंकर्स बैंक, आइए। आरबीआई हैज वेस्टेड विद द एक्सटेंसिव पावर, इसके पास एक्सटेंसिव पावर है, कंट्रोल एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंक सिस्टम अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अगर मान लो कि कोई बैंक खड़ा होता है और कहता है कि भैया तुम्हारी क्या औकात कि तुम हमें सुपरवाइज कर रहे हो, तो औकात जो है, ये जो सुपरविजन का जो काम है, ये कहाँ भैया? ये मेंशन है, बोलो ना, आरबीआई एक्ट 1934 में एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। करेक्ट। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई कहती है देखो हम ना तुम्हारी हरी बीमारी में काम आएंगे, तुमको लोन वगैरह एडवांस वगैरह देते रहेंगे, एक काम करो, तुम ना अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा हमारे पास रिजर्व रखवाओ। कैश रिजर्व रेशियो, क्या बोलते बेटा? कैश रिजर्व रेशियो, CRR। करेक्ट। और एक और चीज होता है बेटा SLR, वो कहते हैं कि भैया देखो कल को अगर सारे लोग तुमसे पैसे लेने आ जाए, या कुछ लोग तो आएंगे ही, सारे लोग जनरली आपके बैंक में पैसा लेना ना आए, कुछ लोग तो आएंगे, तो उनको देने के लिए क्या रखा है आपने? तो आप अपने पास SLR भी मेंटेन करो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। आरबीआई प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसको बेटा? शेड्यूल्ड बैंक्स को। बताया ना मैंने आपको शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या है, और साथ के साथ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी ये प्रोवाइड किया जाता है। आरबीआई कंडक्ट करती है बेटा इंस्पेक्शन, अगर किसी बैंक पे शक है तो भैया छापा मारेगी। कौन? आरबीआई। नेक्स्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। देखो बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज ऑब्वियसली अगर मैं कहूंगा डॉलर, मेनली अगर मैं कहूंगा तो डॉलर। डॉलर कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा। अगर विदेशों से कोई भी सामान लेना है, कच्चा तेल हो जाए या हवाई जहाज हो जाए, साहब आपको डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा। चीनी क्यों ना ले ले, डॉलर में पेमेंट करना करना ही पड़ेगा बच्चों। तो डॉलर का कमाना और डॉलर का खर्च करना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर का कमाना, डॉलर का खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो हमारे देश के लोग अगर कैनन का कैमरा विदेशों से मंगवाने लग जाए, सिर्फ कैमरा ही कैमरा मंगवाने लग जाए, इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाए, तो भैया आरबीआई के पास इतना रिजर्व है क्या? इतना रिजर्व है क्या? तो आरबीआई मेक श्योर करेगी कि एक लिमिट लगा देगी कि इससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, इससे ज्यादा की इंपोर्ट्स पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। और एक्सपोर्ट ज्यादा हो इसके लिए आरबीआई आपको प्रोत्साहित करेगी, आपको कहेगी ये छूट है जी, ये छूट है जी, ये सब्सिडी दे रहे हैं आपको, और आपसे ज्यादा एक्सपोर्ट करवाने की कोशिश करेगी ताकि डॉलर आ पाए। है ना? आपने देखा डॉलर ना होने की वजह से
देश कंगाल हो जाते हैं, करेक्ट। आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी। यस, वैल्यू को भी कैसे, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई को भी मैनेज करने का काम है इनका। फॉर द पर्पस ऑफ फंक्शनिंग द कस्टोडियन ऑफ द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज, याद रखिएगा भैया, कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज, किसकी कस्टडी में रहता है, आरबीआई के। किसकी कस्टडी में रहता है बेटा, आरबीआई के। नॉर्मल शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं किसी भी तरह के, डू नॉट इफेक्ट द एक्सचेंज रेट, वो एक्सचेंज रेट को इफेक्ट ना करे, ये इंश्योर करने का काम भी किसका है बेटा, आरबीआई का है बच्चों। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर इनएडिक्वेट फॉर मीटिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। बैलेंस ऑफ पेमेंट जानते हो ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जहां लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम तो हमेशा इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, अदरवाइज आईएमएफ के पास झोला लेके जाना पड़ेगा, दे दो बाबा, है ना। जैसे अभी पाकिस्तान बेचारा गया हुआ है, RBI has the authority to enter into the exchange transactions. Yes, obviously आप चाहें तो RBI से एक्सचेंज करवा सकते हैं, अपने देश का पैसा दें और डॉलर ले लें, ऐसा हो सकता है। ऑल्सो एडमिनिस्टर करता है देखो बेटा, फैमा जानते हो ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका है बेटा, आरबीआई का, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या करता है सर, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉ है ना, ये फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का काम करता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी आरबीआई ही होगा। अगर हम आ जाए पांचवें फंक्शन की तरफ, तो इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्या बोलते हैं बेटा, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। चलो एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। क्रेडिट आपको पता है उधार, अगर उधार ना मिले तो बिजनेस ढंग से चल पाएगा क्या, नहीं। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ पाएगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो सोशल एंड इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अराइज हो सकते हैं, दैट्स वाई बेटा याद रखिएगा, एक इकोनॉमी में क्रेडिट, उधार की अपनी ही एक इंपॉर्टेंस बन जाती है। क्रेडिट ऑपरेशंस ऑफ द बैंक इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। याद रखिए सर, बैंक ना आपको उधार दे रही है, महंगा दे रही है, कम कम लोगे उधार, सस्ता दे रही है, ज्यादा लोगे उधार। जनरली होता क्या है कि आरबीआई अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करके या तो लोन को महंगा कर देती है या लोन को सस्ता कर देती है। लोन महंगा कब होता है, लोन महंगा तब होता है जब लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है, यानी कि इन्फ्लेशन है मार्केट में। क्या है बेटा, इन्फ्लेशन। और लोन सस्ता कब होता है, जब क्या है मार्केट के अंदर, डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो भैया लो, उधार लो, कार खरीदो जाओ, ठीक है। चलो प्रमोशनल फंक्शंस की बात करते हैं साहब। प्रमोशनल फंक्शन में अगर आप बात करते हैं तो मैंने आपसे बता रखा है पहले भी, ये क्या करता है, मोबिलाइज करती है सेविंग फ्रॉम द एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, करेक्ट ना। सेविंग्स आया तो एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री तक जाना चाहिए। ये बेसिकली क्या करती है बेटा, बैंकिंग सिस्टम को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, टेरिटोरियली एंड फंक्शनली। इसके बाद फाइनेंस करती है एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को। इनिशियली ये जो है इसको लुक आफ्टर किया करती थी, लेकिन बाद में नाबार्ड, एग्जिम और फिर सिड भी जैसे बैंक्स बन गए, जिसकी वजह से आप कह ले एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री का काम जो है इनके पास रेस्पेक्टिवली शिफ्ट हो गया। एंड रिजर्व बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओवरऑल क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी का ध्यान रखें। बोलिए, यहां तक कोई डाउट, नो सर। कलेक्शन ऑफ डेटा, बेटा देखो इसका काम है कि ये ना डेटा, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन जो है ना, बैंक के या फिर अदर फाइनेंशियल सेक्टर के, ये भी ये कलेक्ट करें, ठीक है। चलो रोल की बात करें, आरबीआई का रोल इन द बिजनेस फैसिलिटेशन। सर क्या रोल है आरबीआई का बिजनेस फैसिलिटेशन में, देखिए जब हम बिजनेस फैसिलिटेशन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे पहले तो करेंसी पॉलिसी, और दूसरी बात करेंगे क्रेडिट पॉलिसी। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, चैप्टर का नाम ही क्या है, बिजनेस फैसिलिटेटर्स की बात कर रहे हैं। अब हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं, गवर्नमेंट तू कैसे बिजनेस फैसिलिटेट करता है भाई, गवर्नमेंट ने कहा हम आपके लिए ना ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं। हमने कहा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई तुमने, आरबीआई बना दी हमने। अच्छा आरबीआई कैसे कैसे हेल्प करती है, गवर्नमेंट कह रही है एक तो करेंसी पॉलिसी से और दूसरा क्रेडिट पॉलिसी। हमने कहा बताओ एक एक करके, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा करेंसी पॉलिसी। देखो करेंसी पॉलिसी, आरबीआई बिजनेस को हेल्प करने के लिए करेंसी पॉलिसी लेकर के आती है। मार्केट में कितना पैसा रहेगा, मैंने कहा ना मार्केट में ज्यादा पैसा होना भी अच्छा नहीं और कम पैसा होना भी अच्छा नहीं। मार्केट में कितना पैसा होगा आरबीआई असेस करेगी टाइम टू टाइम। देखो आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, याद रखो, मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, अभी 2000 के नोट का पढ़ा है ना, डीमोनेटाइजेशन रिसेंटली,
एंड रीमोनेटाइजेशन। समझ में आ रहा है? आरबीआई क्या करेगी? मोनेटाइजेशन, ये नए नए नोट आए थे, मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, ये पुराने वाले नोट गए थे, करेक्ट। और सर और रीमोनेटाइजेशन, वो पुराने वाले, अब मान लो पुराने वाले 500 वाले नोट, 1000 वाले नोट वो दोबारा चला दिए अगर, तो उसको बोलेंगे रीमोनेटाइजेशन। हाँ बट चांसेस कम है, लेकिन होता है भैया रीमोनेटाइजेशन, है ना। तो इससे क्या रहे सर? इससे ना मनी की सप्लाई बनी रहे, इकोनॉमी में क्या रहे बेटा? इससे मनी सप्लाई बनी रहे, है ना। इससे मार्केट में क्या रहे बेटा? मनी की सप्लाई बनी रहे। मॉडर्न इकोनॉमी में याद रखिएगा सारे के सारे फैक्टर इनकम्स जो होते हैं वो मनी इनकम होते हैं। अगर मैं रेंट कमा रहा हूं तो पैसा आएगा, मैं अगर वेजेस कमा रहा हूं तो पैसा आएगा, मैं अगर इंटरेस्ट कमा रहा हूं कैपिटल के ऊपर तो पैसा आएगा मेरे दोस्त, मैं अगर प्रॉफिट कमा रहा हूं तो भी पैसा आएगा। ऐसा तो नहीं मेरे पास प्रॉफिट है, जैसे मान लो मैंने प्रॉफिट कमाया, कोई मेरे को ना प्रॉफिट का गेहूं दे जा रहा है, 2 लाख के गेहूं रख लो, 10 लाख के गेहूं रख लो, 50 लाख के गेहूं रख लो, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आजकल जितना फैक्टर इनकम है ना वो सारा का सारा मनी इनकम है, वो सारा मनी इनकम है ना। चलो, बिजनेस रेवेन्यू इज मोनेटाइज्ड, यस बिजनेस का रेवेन्यू भी मोनेटाइज है ना। Moreover, the RBI also oversees the availability of the foreign currency. ये आरबीआई की जिम्मेदारी है कि आरबीआई देखे कि भैया फॉरेन करेंसी भी लोगों को अवेलेबल हो पाए। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, करेक्ट। किस चीज में? बोलो, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, आपको जनरली आपके पास विदेशी पैसा होगा तभी तो आप जाकर के उसे दोगे और जाकर के अपने देश का पैसा लोगे। अपने देश का पैसा लेने के लिए भी भैया आरबीआई के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना। तो करेंसी पॉलिसी को मैनेज करने का काम पूरी तरीके से आरबीआई का है। दूसरा होता है बेटा क्रेडिट पॉलिसी। आरबीआई डज नॉट फंड द बिजनेस, है ना। कभी सुना है आरबीआई से लोन पास करवा के आया हूं मैं? नहीं सर, कोई बैंक ऐसा, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो आरबीआई से जाकर के लोन पास करवा के आए। फॉर दैट मैटर एनी एक्टिविटी, हाउएवर, its policy have a major impact on channelization of the banking resources, करेक्ट। तो यार पॉलिसीज बना करके ये कोशिश करते हैं कि बैंक को चैनलाइज करें। अगर हम देखें तो अगर एक छोटा सा रिडक्शन हो जाए, एसएलआर, सीआरआर या बैंक रेट, पढ़ा दिया ना मैंने आपको। एसएलआर क्या होता है भैया? जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है, टोटल डिपॉजिट का वो पोर्शन जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है। सीआरआर क्या होता है? टोटल डिपॉजिट का वो पोर्शन जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखवाती है। या बैंक रेट भी मैंने अभी आपको समझा दिया। कैन पुट अ ह्यूज फंड्स at the disposal of the commercial banks for lending the business and other sectors। समझे आप बात को? अगर मान लीजिए, ये मैं नीचे आपको एक बार पढ़ा देता हूं, फिर आता हूं मैं एग्जांपल में। यहां देखिए, यहां पर इन्होंने कहा बेसिस पॉइंट के नाम से हम इनको जानते हैं। बेसिस पॉइंट 100 पॉइंट्स का होता है जनरली, और 100 पॉइंट जो है वो 1% के बराबर होता है। अगर आप कहते हो करंट बैंक रेट है 7.75 और आरबीआई डिक्रीज करती है 8/25 बेसिस पॉइंट्स, मतलब क्या? अब जो नया रेट होएगा वो कितना होएगा बेटा? 7.70। अब बहुत सिंपल सी मैथ्स है बेटा, 100 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 100%, करेक्ट। अगर मैं कहता हूं कि अभी ना 7% का क्या है बेटा? इंटरेस्ट रेट है 7% का, और ना आरबीआई आ रही है और आरबीआई ने कहा कि हम ना एक काम करते हैं, हम ना बैंक रेट को, किसको बेटा? बैंक रेट को 25 बेसिस पॉइंट से, इसको बोलते हैं बेटा बेसिस पॉइंट्स, इससे हम कम करने जा रहे हैं। तो मतलब आपका जो ये लोन है ये कम हो जाएगा। कैसे सर? ये हो जाएगा 6.75%, 25% से ये 0.25% से ये क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, करेक्ट। चलो, दिस इज अबाउट द क्रेडिट पॉलिसी। जब आप क्रेडिट पॉलिसी में आगे बढ़ते हो ना बच्चे, तो क्रेडिट पॉलिसी भी दो तरह की होती है, एक क्वांटिटेटिव मेजर्स वाली और एक क्वालिटेटिव मेजर्स वाली। आपने पढ़ा भी होगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है बेटा? वही एसएलआर, सीआरआर पढ़ा चुका मैं आपको। और जबकि क्वालिटेटिव में क्या होता है? मान लो कि सीआरआर एसएलआर दोनों ही बच्चों इंस्ट्रूमेंट से ना आरबीआई जैसा इकोनॉमी में लाना चाहती है ना, इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, वो नहीं कर पा रही है। तो क्या करेगी भैया? अब ना आरबीआई क्वालिटेटिव मेजर का प्रयोग करेगी। क्वालिटेटिव मेजर जैसे जैसे बैंकों को कह देगी भैया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है सिर्फ तुमको, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया वहां पे आपको उधार देना है, इसके अलावा और किसी सेक्टर में उधार नहीं देना है। तो आरबीआई ने मना कर दिया भाई,
इसको बोल रहे हैं क्वालिटेटिव मेजर। और इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? क्वालिटेटिव मेजर। देखो क्वांटिटेटिव मेजर क्या करता है? अफेक्ट करता है फंड्स अवेलेबिलिटी टू ऑल द सेक्टर्स, और ये अफेक्ट करता है फंड की अवेलेबिलिटी किसको बेटा? पर्टिकुलर सेक्टर को। करेक्ट है? क्वालिटेटिव मेजर्स। ये मैंने आपको ये जो है ना, ये वाला पार्ट मैंने यहां पढ़ा दिया आपको। चलिए एक बार आप देख लीजिए, बैंक रेट बता चुका मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे डिस्कस करने लायक का नहीं है दोस्तों, ये पॉइंट भी मैं आपसे क्लियर कर चुका हूँ। आइए मैं आपसे अब जाकर इस एक पॉइंट को जैसे हमने छोड़ा था इसकी बात कर लेते हैं, दैट इज रोल ऑफ आरबीआई। हाँ सर, एपेक्स बैंक होता है। यस सर, एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी है इंडिया में। और इसीलिए अगर हम कहें तो इसकी स्ट्रेंथनिंग जो है, डेवलपिंग जो है, डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है ये कंट्री की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें दी हुई हैं, आप देख लीजिए। ये मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी के लिए काम करता है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ना, इंडिया के eminent public financial institution given the responsibility for controlling the country's monetary policy, ये कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम करेगा बेटा। ये एडवाइजर होता है टू द गवर्नमेंट, हमने पढ़ रखा है सर। ये फाइनेंशियल या अदर मैटर, इकोनॉमिक मैटर वगैरह पे भी आपको एडवाइस करेगा। ये फ्रेंड फिलोसोफर गाइड होता है कमर्शियल बैंक का, याद रखिएगा। ये फ्रेंड फिलोसोफर गाइड किसका होता है बेटा? कमर्शियल बैंक का, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एडिक्वेट एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम। ये एडिक्वेट एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइज करते हैं मनी मार्केट को भी एंड कैपिटल मार्केट को भी, और शेयर मार्केट वगैरह को भी कुछ हद तक ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, आरबीआई हैज टू कीप इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हमेशा अंडर द कंट्रोल, क्योंकि देखो हमेशा ना क्या रहना चाहिए, लोगों के पास काम रहना चाहिए। तो कोशिश ये रहती है कि जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है वो हमेशा इमर्जिंग इकोनॉमी में चलती रहे, लेकिन 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 हमेशा कंट्रोल बना करके रखा जाता है। एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनके ऊपर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता है इस समय पे, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट। एक टॉपिक रह गया जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपसे कहा था पहले भी कि आप कॉन्सेप्ट एलिबरेशन जब पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा, तो वहीं पर आपको लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म, जल्दी से इसको देख लीजिए। हमें पता है फाइनेंस इज सेड टू बी द ब्लड ऑफ बिजनेस। भैया फाइनेंस इज लाइक ब्लड ऑफ बिजनेस, बिना फाइनेंस के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। ये सिने क्वा नॉन है, मतलब भैया ये चाहिए चाहिए, इसके बिना हम सोच ही नहीं सकते कि काम चलेगा। टिपिकली इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट आ जाती है। अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो ऑब्वियसली कौन कौन सी चीजें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बताइए सर? इसके अंदर सेबी भी आ जाएगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंदर स्टॉक मार्केट आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें अगर, तो भैया डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें अगर, तो यहाँ पर बीएससी आ जाएगा, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आ जाएगा, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आरबीआई में भी रिगार्डेड एज अ हार्ट ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल सिस्टम, ऑब्वियसली याद रखिएगा। इसमें मैंने आपको कमर्शियल बैंक के ऊपर जो है ना फंक्शनिंग का बता दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आती हैं इसके अंदर, उसको भी कंट्रोल करती है ये एनबीएफसीज को। एंड आरबीआई जो है वो एसएलआर और सीआरआर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, डेवलपमेंट बैंक्स को भी ध्यान में रखती है बच्चों। मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट का काम भी आरबीआई के थ्रू चलता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करें तो पेपर बेस्ड की जगह अब डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रही है ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी, तो करेंसी चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह का सारा मैकेनिज्म भी यही संभालती है। इंटरनेट बैंकिंग भी यही इन्हीं के पास है, कार्ड स्वाइपिंग का भी डिजिटल पेमेंट इन्हीं को ही संभालना होता है बच्चों, ठीक है, करेक्ट। इसमें और कुछ है नहीं, फंड ट्रांसफर सिस्टम भी इनके पास ही। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट आरबीआई। आगे बात करें सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर अगर हम सेबी के इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ आगे बढ़े, तो देखो सेबी स्टैब्लिश हो चुका है बच्चों 12 अप्रैल 1988 को। हाँ जी, याद करेंगे बेटा, 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल को 1988 में सेबी स्टैब्लिश हो चुका है। लेकिन इसके स्टैट्यूटरी पावर जो है ना,
इसके स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के द्वारा जो इसको पावर दी गई है वो स्टैट्यूटरी पावर इसे 1992 में मिली है बच्चों, जब सेबी के लिए एक एक्ट पास किया गया, दैट वाज द सेबी एक्ट 1992। सर स्टैब्लिशमेंट पहले हो गई, हाँ ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश पहले हो चुका है, लेकिन स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, लॉ के द्वारा इसको कोई पावर दिया ही नहीं गया। और लॉ के द्वारा पावर कब दिया गया बच्चों? 1992 में। कब दिया गया बोलो? 1992 में। और ये जो लॉ था वो इफेक्ट हो रहा है 30 जनवरी 1992 से। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बोलो सेबी स्टैब्लिश कब हुआ है? 12 अप्रैल 1988 को। बोलो बेटा 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन क्या कोई स्टैट्यूटरी पावर है क्या? नहीं सर। ये आप कह सकते हो गन विदाउट बुलेट, गन विदाउट बुलेट। और सर इसमें बुलेट कब डाला गया? ये बुलेट डाला गया बेटा 30 जनवरी 1992 को, जब इसके लिए एक लॉ पास कर दिया गया, दैट वाज द सेबी एक्ट 1992। देखिए सेबी इज एन अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड डेवलप इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए सेबी को बनाया गया बच्चों। अगर मैं कहूं सेबी, सर सेबी तो 1992 में आया। आप कह रहे हो सर सेबी तो कब आया? 1992 में आया। अरे ठीक है, आप कह रहे हो सर 1988 में बनकर के तैयार हो गया है, लेकिन क्या उससे पहले ये कैपिटल मार्केट नाम की चीज इंडिया में थी नहीं क्या? सर थी। लेकिन ना बेटा उससे पहले हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कैपिटल मार्केट का ध्यान रखती थी, रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट कह सकते हैं आप, दैट वाज द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। बोलो क्या नाम था बेटा? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। क्या नाम था बच्चों? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी थी सेबी से पहले, जो कि अथॉरिटी फ्रॉम द कैपिटल इशू एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1947। एक एक्ट है हमारे पास कैपिटल इशू एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1947, यहां से उनको स्टैट्यूटरी पावर मिल जाया करता था। लेकिन 1988 में सेबी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें कैपिटल मार्केट के लिए बेटा कैपिटल मार्केट इन इंडिया अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया 1988 में कि हम ना एक सेबी नाम की संस्था जो है बनाएंगे, और कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज की जगह अब आ गया बेटा सेबी। सेबी ने रिप्लेस कर दिया कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को। याद रखे बेटा, सेबी ने किसको रिप्लेस किया था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को। सेबी के हेडक्वार्टर्स कहां कहां है सर? जल्दी से याद करेंगे बेटा। सेबी के हेडक्वार्टर्स चारों दिशाओं में है दोस्त। सबसे पहले अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात करूं तो नई दिल्ली में चले जाइए, साउथ की बात करूं तो चेन्नई चले जाओ, ईस्ट की बात करूं तो कोलकाता में मिल जाएगा, और वेस्ट की बात करूं तो बेटा अहमदाबाद में। नॉर्थ की बात करूं तो कहां मिलेगा बेटा? नई दिल्ली। अगर मैं बात करूं बोलो साउथ, साउथ का चेन्नई, चेन्नई में बेटा। कहां पे बेटा? चेन्नई में। अगर आप ईस्ट की बात करते हो तो कोलकाता, और वेस्ट की बात करते हो तो मेरे दोस्त अहमदाबाद। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा ये सेबी जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने वाले लोग होंगे जिसको हम बोलते हैं बेटा बोर्ड। क्या बोलते हैं यहां पर भी? बोर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? बोर्ड। अच्छा बोर्ड में जो लोग हैं, एक तो चेयरमैन है, दो मेंबर है, एक और मेंबर है, और 5 और अदर मेंबर है। बोलो कितने लोग हैं बेटा? यहां पर 1 2 1 5। बोलो 1215 कितने मेंबर्स है बेटा? 1215 कितने मेंबर्स? 1215 1215 1215। एक कौन है बेटा? चेयरमैन। एक कौन है? चेयरमैन। दो कौन है बेटा? मेंबर। एक और कौन है बेटा? फिर से अगेन मेंबर, और 5 दूसरे अदर मेंबर्स। सर ये जो चेयरमैन है वो अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट फिक्स कौन करेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर चेयरमैन कैसा होना चाहिए? हमारा चेयरमैन कैसा हो? जिसके अंदर हाँ विवेक, नहीं नहीं आया, वो नहीं आया, कॉल किया था लेकिन फोन आया नहीं। वो कर ले एक बार कॉल, देख ले। ठीक। हाँ लेके जाना है क्या? कितने बजे जाएगा? हाँ ठीक है, ले जाना कोई, या मैं भी चलूंगा, या आज ही हो फिर ले चलूंगा।
हमारा चेयरमैन कैसा हो दोस्त? चलो देखो, हम कह रहे हैं बेटा हमारा जो चेयरमैन हो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए एंड स्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लॉ, सिक्योरिटी मार्केट या फिर लॉ में या तो फाइनेंस में या अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं तो कुछ नाम हो भाई। तो हमारा हमारा चेयरमैन कैसा हो? बोलो दोबारा। हमारा चेयरमैन पहले अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ही चेयरमैन होगा अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसा होगा बेटा? एबिलिटी इंटीग्रिटी, बोलो ना, एबिलिटी इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लॉ फाइनेंस अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। कोई दिक्कत सर? चेयरमैन में कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर आपको क्या चाहिए बेटा? 2 मेंबर चाहिए। कितने लोग? 2 मेंबर चाहिए आपको, है ना। वो मेंबर भैया जो कि officials of Ministry of Central Government dealing with the finance and administration of the Companies Act 2013 and nominated by central government। सर एक चेयरमैन तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा था, अब की बार क्या होगा? 2 और मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और उन लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए बेटा। एक्सपीरियंस किस चीज का? कंपनीज एक्ट का फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखने का। बोलो, कंपनीज एक्ट के जो फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं उसका उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एक और मेंबर चाहिए, वो कौन होगा? ऑफिशियल ऑफ आरबीआई। नॉमिनेट कौन करेगा? आरबीआई करेगा ऑब्वियसली भैया, आरबीआई का ऑफिशियल होगा तो आरबीआई ही नॉमिनेट करेगा। एंड 5 और मेंबर्स होने चाहिए जो होल, इनमें से कम 3 मेंबर्स ऐसे हो जो होल टाइम मेंबर्स हो। 3 मेंबर्स ऐसे हो जो क्या हो बेटा? होल टाइम मेंबर्स हो और अपॉइंट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो ना, सिर्फ यही दिख रहा है ना बेचारा आरबीआई, एक ही बंदा है जो आरबीआई का, बाकी अपॉइंटेड बाय नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे शैल बी पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी इन स्टैंडिंग ऑफ फील्ड ऑफ द वही सिक्योरिटी मार्केट लॉ फाइनेंस अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। कोई दिक्कत? चलो एक बार दोबारा से, सर कितने लोग होने चाहिए? 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 5। 1 क्या है बेटा? चेयरमैन। 1 क्या है बेटा? चेयरमैन। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसा होना चाहिए बेटा? पर्सन होना चाहिए विद द एबिलिटी ऑफ इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ लॉ या फिर मार्केट कैपिटल मार्केट या अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी फील्ड में हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 और लोग सर, वो ऑफिशियल्स जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री से होने चाहिए, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर काम करते हो और बेटा कंपनीज एक्ट के फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज हो। एक और बंदा जो कि नॉमिनेटेड होगा बाय द आरबीआई, आरबीआई का ऑफिशियल होगा। 5 अदर जो लोग होंगे उनमें से 3 लोग क्या होने चाहिए? ये 3, हाँ, ये 3 लोग क्या होने चाहिए बेटा? वो 3 के 3 लोग जो हैं होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, चलो सभी के प्रियम्बल को पढ़ो। मैंने बताया था ना, एक्ट के स्टार्टिंग में जो आता है उसको क्या बोल रहे हैं? प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या बोला है इन्होंने? टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट, टू रेगुलेट। क्या करना चाहते हैं सर? ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं। प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को। प्रोटेक्ट किसको करना चाहते हैं बेटा? इन्वेस्टर्स को। प्रमोट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं किसको बेटा? सिक्योरिटीज मार्केट को। रेगुलेट करना चाहते हैं किसको बेटा? सिक्योरिटीज मार्केट को। समझ रहे हो सर? ये प्रमोट करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स विच कॉन्स्टिट्यूट, देखो 3 ग्रुप्स है हमारे पास। इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी यानी कि कंपनी। कौन है बेटा? कंपनीज जो कि शेयर्स इशू करती है। फिर कौन है बेटा? जो शेयर्स में पैसा लगाती है, इन्वेस्टर्स, हम जैसे लोग। एंड देन थर्ड कौन है बेटा? मार्केट इंटरमीडिएट्स, है ना। जैसे सर अगर मैं कहूं स्टॉक ब्रोकर, अगर मैं कहूं तो अंडरराइटर, अगर हम बात करें तो यहां पर आप कह सकते हो किसी भी तरह का कोई भी ब्रोकर हो सकता है, इसमें कुछ और नाम आप ले सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं तो मर्चेंट बैंको एक्सेट्रा। ये सब क्या हो गए? मार्केट के इंटरमीडिएट्स। इनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। तो लॉ जो बनते हैं इसके अकॉर्डिंग ही कि तीनों को ध्यान में रख करके बनाए जाए। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेबी, तो याद रखिएगा 3 फंक्शन है, तीन फंक्शन या रिस्पांसिबिलिटी है। बोलो कितने? 3। सबसे पहले ये क्वासी लेजिस्लेटिव है बेटा, ये क्वासी जुडिशियल है, क्वासी एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेटिव एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो लॉ बनाने का काम करती है। बोलो ना, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी क्या होती है बेटा? जिसमें आप लॉ बनाने के लिए एलिजिबल होते हो। सर एग्जीक्यूटिव, वो लॉ को अप्लाई करने वाला बंदा एग्जीक्यूटिव, वो अथॉरिटी जो लॉ को अप्लाई करती है एग्जीक्यूटिव। और सर जुडिशियल, अगर आपने लॉ को कॉन्ट्रावीन किया तो भैया क्या सजा होनी चाहिए? जुडिशियल अथॉरिटी। तीनों अथॉरिटी किसके पास? सेबी के पास। बोला लेजिस्लेटिव का मतलब क्या? आप रेगुलेशंस बना सकते हो,
आपके पास कैपेसिटी है टू मेक रेगुलेशंस, सभी के बहुत सारे रेगुलेशंस है बच्चों। इसके अलावा अगर मैं कहूं एग्जीक्यूटिव के मामले में तो ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, है ना, एक्शंस को इन्फोर्स कर सकते हैं, ये इसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो जाएगा। और कहीं पर भी कल्पित पाए गए तो भैया रूलिंग कर सकते हैं, ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। रूलिंग वगैरह कैसे, देखो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, क्या बना है बेटा, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या है बच्चों, देखो जब मैं जुडिशियल अथॉरिटी की बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास जुडिशियल अथॉरिटी का नाम क्या है, सैट, क्या नाम है बोला, सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। इस सैट के कितने मेंबर्स, तो कह रहे 3 मेंबर्स ट्रिब्यूनल होते हैं, कितने लोगों ने होते हैं बेटा इसमें, 3 मेंबर, कितने होते हैं बेटा, 3 मेंबर। और तो और हेड कौन है इसके, मिस्टर जस्टिस जेपी देवेंद्र, क्या नाम है, जेपी देवेंद्र, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं बच्चों। सेकंड अपील जो जाती है बेटा वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अगर मान लीजिए कि सैट के निर्णय से कोई खुश नहीं है तो आप सीधे जा सकते हैं बेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेबी हैज टेकन अ वेरी proactive role in streamlining disclosure requirement and international standards, right। सेबी के पावर्स क्या क्या है, देखो बायलॉज बनाने के पावर, ठीक है, बायलॉज एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूव करने के पावर इन्हीं के पास है, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं उनके बायलॉज को, करेक्ट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्या कर सकते हैं बच्चों, इंस्पेक्ट कर सकते हैं बेटा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के बुक्स ऑफ अकाउंट को। ये और तो और सर्टेन कंपनीज जो कि लिस्ट में है इन देयर शेयर्स एज वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज को कंपेल कर सकते हैं कि भैया आप अपनी कंपनी को हम लिस्ट जरूर करवाइए, ठीक है। रोल क्या है बिजनेस फैसिलिटेशन के तौर पे इनके, तो देखिए ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट करने के लिए कि इंडिया के कैपिटल मार्केट डेवलप हो, ठीक है, इंडिया में कैपिटल मार्केट डेवलप्ड हो बच्चों, ठीक है। डिफिकल्टीज जो भी फेस होती है वो थोड़ी कम हो, फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। इसके अलावा कंपनीज आर एबल टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट, कंपनी इजीली आकर के कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करके लेकर के जाए। इसके लिए बच्चों सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग हो सके, जैसे मान लीजिए कि मुझे अपना शेयर बेचना है तो इसके लिए मैं एलिजिबल हो सकूं, तो सब्सिक्वेंटली ट्रेडिंग भी हो सके, ये काम भी सेबी का ही है। इवन फैसिलिटेट करता है ओवरसीज एंटिटीज को कि वो हमारे देश में आए और कैपिटल मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करे बच्चों, पार्टिसिपेशन अपना दिखाए, ठीक है। कोऑर्डिनेट करता है मार्केट डेवलपर्स एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स को, रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टर्स के फेथ के लिए। अगर मान लो कि आए दिन फ्रॉड होते रहे तो इन्वेस्टर्स जो है वो कैपिटल मार्केट में आकर के पैसा लगाना नहीं चाहेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट दी सेबी। अब आगे बढ़े सीसीआई की तरफ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, करेक्ट। ये क्या होता है, देखिए सर सीसीआई जनरली हम लोगों ने अपनी लाइफ में पहली बार सुना होता है। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी अथॉरिटी है जो अथॉरिटी रेगुलेट करती है कंपटीशन को। क्या बात कर रहे हो सर, कंपटीशन को भी रेगुलेट किया जाता है मेरे दोस्त, हाँ कंपटीशन को भी रेगुलेट किया जाता है। कैसे सर, देखो मेरी बात समझना, अगर मान लो फ्री बीज दे करके या फ्री की चीजें मैं दे करके कोई भी बड़ा प्लेयर फ्री की चीजें देकर के सारा मार्केट ऑक्यूपाई कर लेता है और छोटे छोटे लोगों को खत्म कर देता है, आप मुझे बताओ कल को वो क्या करेगा, आपको एक्सप्लॉइट करेगा। कल को वो क्या करेगा, आपको एक्सप्लॉइट करेगा मेरे दोस्त। अब छोटे छोटे प्लेयर रहे नहीं, कंपटीशन नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो यहां एक्सप्लॉइटेशन होगा। सीसीआई कहती है नहीं नहीं ये चीज हम रोकेंगे, ये चीज होनी नहीं चाहिए। इवन आपको पता है ना जोमैटो जो कि फ्री में या सस्ते में फूड की डिलीवरी करता है, इनके ऊपर अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा फाइन लगाया। क्यों सर, इसीलिए कि इन्होंने क्या किया, ये ऐसा ही काम कर रहे हैं ना सर, फ्री में या सस्ते में चीजों को दे करके ये ना बाकी के छोटे छोटे प्लेयर्स को मार्केट से हटा देना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद वो अपनी मनचाही कीमत पे चीजों को बेचेंगे। एक्सप्लॉइट तो कंज्यूमर होगा साहब। तो ये सारी चीजें देखने के लिए बेटा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो भैया जो सीमेंट इंडस्ट्री है इसके ऊपर भी सारी सीमेंट की कंपनीज, लगभग 7-8 सीमेंट की कंपनीज, उन लोगों ने मिलकर के एक कार्टेल बना लिया, मिलके पैसा बढ़ाएंगे। सीसीआई ने देखा मोटा पैसा, 6,700 करोड़ रुपए का फाइन, करेक्ट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 1-2 करोड़ की तो बात ही नहीं करता भैया, 1000 करोड़ से नीचे बात नहीं होती इनकी, 100 करोड़ 1000 करोड़ से नीचे बात ही नहीं होनी। कंपटीशन की बात करें, अरे क्या बात करते हो मानव की भैया, ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में इंडिविजुअल्स तो है ही हैं, ग्रुप्स के बीच में हर जगह क्या है बच्चों, कंपटीशन। जो निकल गया ना इस कंपटीशन से वही समझो असली विजेता है। कॉमन मैन की बात करें अगर तो देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस कंपटीशन इज द बेस्ट मींस ऑफ द अर्निंग दैट मैन
that the common man has access to the broadest range of the goods and services with देखो कंपटीशन की वजह से आपके पास ना बहुत सारे रेंज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, और कंपटीशन प्राइस को कम कर देता है, ये भी आपको पता है। इसकी वजह से आप याद रखिएगा इनोवेशंस बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा होते हैं, कॉस्ट के रिडक्शंस होती रहती हैं, और कंज्यूमर के पास चॉइसेस भी बहुत सारे रहते हैं। फेयर कंपटीशन इन द मार्केट इज एसेंशियल टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, और कंपटीशन कमीशन की बात करें वाज सेट अप टू क्रिएट एंड सस्टेन द फेयर कंपटीशन इन द इकोनॉमी। इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर है। कंपटीशन कितने तरह के होते हैं सर? दो तरह के कंपटीशन है बेटा, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट कंपटीशन की बात करो, देखो प्रोडक्ट दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन कंपीट अगेंस्ट ईच अदर। अच्छा सर, ऐसा प्रोडक्ट है जो एक दूसरे के खिलाफ कंपीट कर रहा है, मतलब उसका फंक्शन तो सेम ही होगा ना। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं, कोई और पढ़ा रहा है, भैया सेम प्रोडक्ट है, क्या है बेटा? सेम प्रोडक्ट। कंपटीशन विद द ईच अदर, है ना। जैसे फूड रेस्टोरेंट की बात करें, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, हाँ भाई कंपटीशन था। कोल्ड ड्रिंक की बात करें, कोका कोला, पेप्सी, तगड़ा कंपटीशन है। पिज्जा इंडस्ट्री, पिज्जा हट, डोमिनोज, अरे भैया कंपटीशन है। इनडायरेक्ट कंपटीशन में क्या होता है मेरे दोस्त? देखो एक तो हो गया डायरेक्टली मेरे कॉम्पिटिटर्स, एक क्या हो गया इनडायरेक्ट। देखो प्रोडक्ट दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स, क्या है बेटा? क्लोज सब्सटीट्यूट्स। देखो चाउमीन बेचने वाला, उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन हो गया? दूसरा चाउमीन बेचने वाला भाई। लेकिन अब देखो हो क्या रहा है कि लोग अपना पेट भरना चाहते हैं, भैया फ्रोजन चाउमीन आ रहे हैं आजकल, उसके थ्रू लोग अपना पेट भर रहे हैं, वो भी उसका क्या हो गया? कॉम्पिटिटर हो गया। अच्छा चाउमीन छोड़ो, वो ना मान लो कि पराठास आ रहे हैं, फ्रोजन पराठास, वो पराठा भी उसका क्या होगा? कॉम्पिटिटर हो गया। मतलब ये क्या हो गया बेटा? इनडायरेक्ट कंपटीशन। अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हैज अ कंपटीशन विद द लोकल रेस्टोरेंट, बट इट आल्सो compete with the nearby supermarket that offer ready to eat meals, frozen parathas etc. करेक्ट? ये क्या हो गया बेटा? ये सब इनडायरेक्ट कंपटीशन हो गए। करेक्ट? चलो, देयर शुड बी फ्री एंड फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर इन द मार्केट टू गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या? एनकरेज हो इनोवेशंस का, वही सेम बात, एफिशिएंसी बढ़ी रहे भैया, पनिशेस द लेगार्ड्स, जो पिछड़े हुए हैं ना उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए भैया, बूस्ट करे चॉइस, इंप्रूव करे क्वालिटी, रिडक्शन हो कॉस्ट का बच्चों, गुड्स इन अबंडेंस ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी, क्वालिटी इन अफोर्डेबल प्राइस, है ना। देखो ज्यादा ज्यादा उन लोगों की कमोडिटीज बिकती है जिनके गुड्स ज्यादा अच्छे होते हैं, करेक्ट, अच्छे प्राइस के ऊपर। सर कंपटीशन जो एक्ट बता रहे हो या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बता रहे हो, ये स्टैब्लिश कब हुआ, कैसे हुआ, बताओ जरा। तो देखो बेटा, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये आया है कंपटीशन एक्ट से। किससे आया बेटा? कंपटीशन एक्ट से। याद रखना है क्या, कंपटीशन एक्ट कब आया? 2002 में। कब आया बेटा? 2002 में। देखो देखो competition law is a tool to implement and enforce the competition policy and to prevent and punish the anti-competitive business practices by the firms and necessary government interference in the market. Competition Commission Act 2002 as amended by the Competition Amendment Act 2007 follows the philosophy of the modern competition laws, and the act prohibits the anti-competitive agreements, abuse of the dominant and position by enterprises, and regulates the combination, that is uh, acquisition, acquiring of the control and margin and acquisition। ठीक है ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या लिख दिया, क्या पढ़ दिया मैंने अभी। देखो कह रहे हैं किसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, या सीसी कंपटीशन एक्ट 2002 जो है, वो इन्फोर्स करता है कंपटीशन को। क्या करता है बेटा? इन्फोर्स करता है कंपटीशन को, प्रिवेंट करता है एंड पनिश करता है एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस। मतलब क्या? अगर हमारे आसपास कोई एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस दिखाई दे रहा है, फ्री ले लो जी, फ्री ले लो जी, फ्री ले लो जी, और आसपास के लोग खत्म हो जाएंगे, अब आसपास के प्लेयर खत्म हो जाएंगे, अब भैया एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस है ये, भैया उसको रोकने का काम करेंगे। ठीक है। कंपटीशन एक्ट 2002 अमेंड कब हुआ बेटा? अमेंड हुआ 2007 में, और ये मॉडर्न कॉम्पिटिटिव लॉ है बच्चों। द एक्ट प्रोहिबिट द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। मान लो दो पार्टी के बीच में, ए और बी, दोनों बड़ी बड़ी कंपनीज, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम दोनों मिल जाते हैं। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ए है एयरटेल और बी है जियो, और दोनों कह रही है अब जीने नहीं देंगे वोडाफोन आइडिया को। वोडाफोन आइडिया वोडाफोन आइडिया को एलिमिनेट करते हैं, हम दोनों मिल करके मर्जर एक्विजिशन के जरिए एक बड़ी फॉर्म बना देते हैं। अब बताओ ना, तीन ही प्लेयर है आपस में,
कट मर कौन रहा है, ये 3। अब ये क्या कर रहे हैं, एयरटेल जियो मिल करके एजियो बन गए। क्या बन गए, एजियो। भैया एजियो जो है वो अब किसको काटेगा, हमें काटेगा भैया, तुम्हें काटेगा। सोचो 2000 रुपए का 1 GB डाटा यूज करोगे क्या, नहीं ना। क्या है ये, एंटी कंपटीशन। क्या है बेटा, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। भैया तुरंत रोक देंगे। कौन रोकेगा बेटा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन रोकेगा इनको, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फीचर्स क्या है बेटा, कंपटीशन एक्ट 2002 के, देखिए जरा, कंपटीशन एक्ट 2002 इनेक्ट हुआ है प्रिवेंट करने के लिए प्रैक्टिसिंग हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। वो सारे प्रैक्टिसेस जिसका ना एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, गंदा बेकार इफेक्ट है भैया कंपटीशन के ऊपर। प्रमोट करेंगे, सस्टेन करेंगे कंपटीशन को इन द मार्केट, इंश्योर करेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड को। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, कंपटीशन एक्ट 2002 से पहले एमआरटीपी एक्ट 1969 हुआ करता था। ये जो नवा नवा एक्ट है ना अपने पास 2002 का, इससे पहले कौन सा एक्ट था बच्चों, एमआरटीपी एक्ट 1969, जो कि खत्म हो गया 2002 में। और बेटा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया गया एज पर द कंपटीशन एक्ट 2002, जिसके अपने कुछ ड्यूटीज हैं, फंक्शंस हैं, पावर्स हैं। ठीक है, चलो कंपटीशन एक्ट की बात करें अगर, तो सीसीआई स्टैब्लिश हुआ है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसी में स्टैब्लिश हुआ है 14 अक्टूबर 2003 में। डेट याद रखना नालायकों, 14 अक्टूबर 2003 में, 14 अक्टूबर 2003। द कमीशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ऑब्वियसली बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आपको पता ही अभी है ना, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। करेक्ट। चलो सर, इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। बोलो, एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स जो कि कौन अपॉइंट करेगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। ड्यूटी क्या है सर सीसीआई का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये कमीशन क्या करेगी, ये एलिमिनेट करेंगी वो सारी प्रैक्टिसेस जो कि एडवर्स इफेक्ट दे रही है कंपटीशन को, सस्टेन करेगी कंपटीशन। सेम बातें लिखी हैं बच्चों, पढ़ लो बस एक बार। प्रोटेक्ट करेगी इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये फ्रीडम रखेगी ट्रेड में इन द मार्केट ऑफ इंडिया। कमीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन देगी ऑन द कंपटीशन इश्यूज। ठीक है, एंड फ्रॉम द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर द लॉ, ये बेसिकली जो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो लॉ द्वारा बनाया गया है। इज दिस क्लियर? चलो, कंपटीशन कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है, टू प्रिवेंट द practice having adverse effect on competition, same बात है बेटा, promote and sustain the market and interest of the consumer and so on। देखो ठीक है, कुछ नया है, कुछ नया नहीं है सर। प्रियम्बल क्या कहता है, द एक्ट टू प्रोवाइड, सुनिएगा बेटा, टू एक्ट टू प्रोवाइड कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्या चाहती है बेटा, एक्ट चाहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है जी, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन, सर हो गया ना एस्टैब्लिशमेंट 14 अक्टूबर 2003 को, टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, टू प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन इन मार्केट। यस सर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। पता है ना सर, सब कुछ रिपीट हो रहा है सर, सब कुछ रिपीट है। इन इंडिया एंड द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर, बस आपको रीड करा रहा हूं क्योंकि रिपीट है भाई, पीछे पढ़ा दिया मैंने आपको, प्रियम्बल में लिखा है ये सब कुछ। करेक्ट। चलो क्या अचीव करेंगे दोबारा देखो, मेक व्हाट, बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, इंश्योर करेंगे किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, एंड फास्टर करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इंप्लीमेंट करेंगे किसको बेटा, भैया कंपटीशन पॉलिसीज को, किसको, कंपटीशन पॉलिसी को मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे इसका। डेवलप करेंगे बेटा क्या, नर्चर इफेक्टिव रिलेशंस एंड इंटरेक्शन विद द सेक्टोरल रेगुलेटर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहेगा। जैसे सेक्टोरल, आपको पता है ना सेक्टोरल वाला क्या सर, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए क्या आ जाता है, IRDAI। ठीक है, टेलीकॉम के लिए क्या आ जाता है, ट्राई। तो ये सेक्टोरल जो हमारे पास सेक्टोरल जो रेगुलेटर्स हैं इनके साथ इनका अलाइनमेंट चलता रहेगा। ठीक है, कैरी आउट करेंगे क्या बच्चों, एडवोकेसी, एंड स्प्रेड करेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ कंपटीशन अमंग द स्टेक होल्डर्स एस्टैब्लिश्ड, एंड नर्चर करेंगे कंपटीशन कल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। रोल ऑफ सीसीआई, फेयर कंपटीशन को बनाए रखना, प्रोटेस्ट बिजनेस फ्रॉम, सीसीआई प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम द अदर बिजनेस। ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है उससे बचाता है, प्रमोट करता है कंपटीशन को, एंड डोमिनेंस प्लेयर्स को जो है ना, अगर वो किसी भी तरह का अब्यूज करते हैं तो उनके ऊपर फाइन वगैरह लगाने का काम ये करता है। ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के ऊपर जो है ये कहीं ना कहीं कंट्रोल रखता है बच्चों। आगे बढ़े, IRDAI,
हाँ जी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर लेते हैं जरा। तो IRDAI, देखो दो ही रहेंगे ना, IRDAI एंड नाबार्ड, ध्यान से सुनिएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज एंड ऑटोनोमस एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी। बोलो वो क्या है बेटा? ऑटोनोमस एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी। किस एपेक्स का मतलब क्या होता है पता? सबसे हाईएस्ट। तो इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन है? IRDAI, व्हिच रेगुलेट्स एंड डेवलप। क्या कर रही है बेटा? रेगुलेट कर रही है, डेवलप कर रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। किसको? इंडस्ट्री इंश्योरेंस वाली। It was constituted under the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999। हाँ जी, IRDA Act 1999 है ना, was duly passed by the Parliament। पार्लियामेंट ने पास किया। IRDA Act 1999 अलाउ करता है प्राइवेट प्लेयर को कि वो 26% तक, प्राइवेट प्लेयर, हाँ जी बोलो, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंडिया बी साइड सब मैक्सिमम फॉरेन इक्विटी इज 26%, और ये अब जाकर के हो गया है 100%। मतलब ये देखो, FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर, क्या बोल रहा हूं मैं? FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर 100% अलाउड है। कितना अलाउड है बेटा? 100% अलाउड है। बोलो कितना अलाउड है? 100% अलाउड है। द इंश्योरेंस बिल प्रपोज किया था और ये कह रहे थे 49% तक, लेकिन उसके बाद जो अभी रिसेंटली 2019 में हुआ उसमें 100% तक FDI अलाउड है। मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो पूरी तरीके से ऑन किया जा सकता है बाय द फॉरेनर। हो सकता है क्या? हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। इसमें जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन, सस्पेंशन एंड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, उन सबको IRDA के पास जाना पड़ेगा। कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे अपना रिन्यूअल कराना चाहती है, मॉडिफिकेशन कराना चाहती है, कैंसिलेशन कराना चाहती है, सस्पेंशन कराना चाहती है ऑफ दिस रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, तो भैया वो IRDA के पास जाएंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर एंड सो ऑन। करेक्ट। चलो, मिशन स्टेटमेंट ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी का मिशन स्टेटमेंट क्या है? ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इंटरेस्ट एंड सिक्योर करते हैं बेटा ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर। बोलो समझ में आ रही बात? ब्रिंग आउट द स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। स्पीडी एंड ग्रोथ, कौन सा ग्रोथ भैया? ये है ऑर्डरली ग्रोथ। ठीक है ना, याद रखिएगा। टू सेट, प्रमोट, मॉनिटर एंड इन्फोर्स द हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एंड फेयर डीलिंग होनी चाहिए। बच्चों कैसी डीलिंग हो? फेयर डीलिंग होनी चाहिए। इट इंश्योर्स करेंगे स्पीडी सेटलमेंट, है ना भैया, सेटलमेंट ज्यादा हो और फ्रॉड वगैरह, मेल प्रैक्टिसेस वगैरह ना हो। प्रमोट करेंगे फेयरली ट्रांसपेरेंसी एंड ऑर्डरली कंडक्ट करेंगे फाइनेंशियल मार्केट को। किसको बेटा? फाइनेंशियल मार्केट को। और जो है ना यहाँ पर स्टैंडर्ड्स लेकर के आएंगे, इनएडिक्वेट और एफिशिएंसी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और ऑप्टिमिज्म, सेल्फ रेगुलेशंस या फिर डे टू डे वर्किंग जो है वो चलती कैसे रहनी चाहिए कंसिस्टेंटली, वो ध्यान में रखेंगे। प्रूडेंशियल रेगुलेशन है ये। ठीक है। ड्यूटीज एंड पावर की बात करें तो सेक्शन 14 इसके बारे में बात करता है, याद रखिएगा। IRDA एक्ट 1999 का सेक्शन 14 क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, अथॉरिटी शैल हैव अ ड्यूटी टू regulate, promote, ensure orderly growth of the insurance business and री-इंश्योरेंस बिजनेस को भी ये देखते हैं, है ना। इंश्योरेंस डायरेक्टली करते हैं, री इंश्योरेंस बड़ा अमाउंट है भैया, 3-4 लोगों ने, मतलब मान लो इंश्योरेंस तो मैंने कर दिया, लेकिन उस इंश्योरेंस का भी इस कंपनी ने किसी और के साथ री इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है। द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी शैल इंक्लूड व्हाट? देखिए, issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration। कोई कंपनी आई, अगर उसको रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर उसका रिन्यू कराना है, मॉडिफाई कराना है, विदड्रॉ करना है, सस्पेंशन करना है या फिर कैंसिल करना है, भैया IRDA के पास जाना पड़ेगा आपको। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका? IRDAI का बच्चों। इंटरेस्ट सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम जो है, सरेंडर वैल्यू जो है वो सही हो, ये सब काम IRDA का। स्पेसिफाइंग रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर द इंटरमीडिएटीज, है ना, वो लोग जो कि बेचने का काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएटीज है ना, पॉलिसी बेचने का काम कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग कैसा हो, कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो, क्वालिफिकेशन क्या हो, सब बताएंगे भाई साहब। कोड ऑफ कंडक्ट सर्वेयर्स का या लॉस एसेसर्स का क्या होना चाहिए, ये सब बताएंगे। प्रमोटिंग द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी प्रमोट करना भी इन्हीं का काम है बच्चों, समझ में आ रही बात? चलो, प्रोफेशनल ऑर्गेनिज्म को रेगुलेट करना है एंड लेवी करना है फीस, अदर चार्जेस एक्सेट्रा। चलिए, कॉलिंग फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग, इंस्पेक्शन ऑफ द कंडक्ट, इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऑडिट करेंगे, ये सब काम इन लोगों का है, इंटरमीडिएरीज का, इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज का एंड सो ऑन। कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द
रेट्स एडवांटेज टर्म्स एंड कंडीशंस, अरे कुछ बेकार वाले टर्म्स एंड कंडीशन ना हो, ठीक है। स्पेसिफाई करें द फॉर्म एंड मैनर इन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन, बताएंगे इस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कीजिए, इस सब बताने का काम इन्हीं का है बच्चों। रेगुलेट करेंगे मेंटेनिंग ऑफ द मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, है ना, सॉल्वेंसी के केस में कुछ मार्जिन लेकर के चलेंगे, और इंश्योरर और इंटरमीडियरीज को उनका पैसा वापस मिल जाए, इसकी कोशिश करेंगे। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए, ये कोशिश करेंगे बेटा। स्पेसिफाई करेंगे परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम, कितना प्रीमियम जो है इनकम ऑफ द इंश्योरर टू द फाइनेंशियल स्कीम, और प्रमोटिंग द रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनिज्म रेफर्ड इन क्लॉज एफ, ठीक है। स्पेसिफाई करेंगे परसेंटेज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, कितना परसेंटेज जो है वो होना चाहिए टू द अंडरटेकिंग बाय द इंश्योरर इन द रूरल एरिया में एंड सोशल सेक्टर के लिए, ठीक है। चलो, रोल में वही सब कुछ बिजनेस फैसिलिटेटर के तौर पे। पहले 3 बातें दी हुई हैं हमारे पास। फर्स्ट इज इट टेक्स स्टेप टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, डेवलप करेगी। सेकंड, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, किसके भैया, पॉलिसी होल्डर के, क्रिएट करेगी कॉन्फिडेंस अमंग देम, एंड IRDAI डिसेमिनेट करेगी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे आप देखते हो ना आजकल एडवर्टीजमेंट बहुत आता है इसका, तो भैया ये क्या कर रही है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, हमें एजुकेट करने की कोशिश कर रही है IRDAI। क्लियर है बच्चों? चलो, अब क्योंकि अभी तक आपने सारे वो बिजनेस फैसिलिटेटर गवर्नमेंट के देखे हैं जो कि नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, इसके बाद एक रह जाता है बेटा फंडिंग इंस्टीट्यूशन, दैट इज नाबार्ड। तो एक बार तीनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन बड़ी जल्दी से चेक करते हैं, याद करके जाना इस पेज को, खासकर बढ़िया से पढ़ करके जाना। आपकी बुक में ये पेज ना लास्ट में गिवन है, नाबार्ड से पहले, भाई बढ़िया से पढ़ के जाना है। अब देखो, RBI सेटअप 1 अप्रैल 1935, सेबी सेटअप 12 अप्रैल 1988 को आ गया था, लेकिन स्टेचुटरी प्रोविजन 1992 में मिला है। CCI 14 अक्टूबर 2003 को, IRDAI 2000 में आ गया, सॉरी, ठीक है। अंडरलाइंग एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे एक्ट चलता है 1934 का, 1992 का, 2002 का, 1999 का, याद रखिएगा। RBI एक्ट 1934, सेबी एक्ट 1992, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एंड IRDAI एक्ट 1999। प्रेसिडेंट्स क्या है, ओरिजिनली ये प्राइवेटली ऑन था, सिंस नेशनलाइजेशन 1949 में ये फुली गवर्नमेंट हो गया। फिर इसके इसने किसको कंट्रोल किया बेटा, सेबी ने किसको रिप्लेस किया है, सॉरी आपको याद होगा, याद है ना, CC देखो, कैपिटल इशू एंड अथॉरिटी अंडर द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट, ठीक है, CCI कहते हैं अब इसको, 1947, ठीक है। इसने रिप्लेस किया किसको बेटा, MRTP एक्ट 1969 को। और अगर मैं IRDAI की बात करूं तो 1938 का इंश्योरेंस एक्ट एंड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 एंड द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो नेशनलाइजेशन एक्ट था 1972, उसमें अमेंडमेंट करके ये आया है। असेंशियल्स मॉडिफिकेशन की, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखेंगे। अब अगर मैं बात करूं असेंशियल मैंडेट की, तो एपेक्स अथॉरिटी है बच्चों, ये भी एपेक्स अथॉरिटी, ये भी एपेक्स अथॉरिटी, ये भी एपेक्स अथॉरिटी, ये तीनों ही क्या, चारों ही क्या बेटा, एपेक्स अथॉरिटी है। लेकिन ये किस मामले में बेटा, मनी मार्केट के अंदर ये एपेक्स अथॉरिटी मानी जाएगी। ये एपेक्स अथॉरिटी है फॉर सेटिंग द रूल ऑफ द गेम फॉर द कैपिटल मार्केट के लिए, इससे भी आ जाएगा बच्चों। और CCI की बात करें, अगर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये बच्चों नॉन फाइनेंशियल मार्केट में है। पहली बात तो ये फाइनेंशियल मार्केट में नहीं है, किसमें नहीं है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट में नहीं है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट एंड प्रोड्यूसर के फ्रीडम को लेकर के बात करता है। एपेक्स अथॉरिटी की बात करें अगर, तो IRDAI भी एपेक्स अथॉरिटी है, और ये सेट करता है रूल्स एंड गेम फॉर द मार्केट फॉर द इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें बच्चों, देखो RBI की, तो यहां पर एडिक्वेट सप्लाई करता है मनी की, क्रेडिट की, ये सब पता है, इंटीग्रिटी पेमेंट है ना, इकोनॉमिक इंटीग्रिटी पेमेंट की बात करता है, सेटलमेंट मैकेनिज्म है, प्रिवेंशन, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट की ट्रेजरी का कस्टोडियन भी यही रहता है, गवर्नमेंट की फॉरेक्स का कस्टोडियन भी यही रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों सेबी की, तो भैया ये बड़े सारे लॉज लेकर के आती है, जैसे LODR एक लॉ लेकर के आए भयंकर वाला, ठीक है, लिस्टिंग ऑफ एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशन, इसको हम बोलते हैं LODR, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीसीआई की, तो यार सीसीआई क्या कर रहा है, एग्रीमेंट अब्यूज ये सब बता रखा है, मर्जर एक्विजिशन इन सब पे ध्यान रखती है। और अगर हम बात करें बच्चों आईआरडीआई की, तो यहाँ पे विड्रॉल, सस्पेंशन, कैंसिलेशन सब पढ़ रखा है आप लोगों ने, ठीक है ना। रोल ऑफ द बिजनेस फैसिलिटेशन की बात करें, डायरेक्ट रोल है इसका भैया, रेगुलेटिंग ऑफ द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंदर। और अगर मैं बात करूं, इनेबल करता है ये फंड्स इन द कैपिटल मार्केट। कौन बेटा, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सेबी की। ये बात करें सीसीआई की, तो भैया ये क्या कर रहा है, लार्ज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को प्रिवेंट करता है मिसयूज करने के लिए ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट अगेंस्ट द अदर बिजनेस। ये एक्चुअली में आपने सारी चीजें पढ़ रखी है, एक बार बस आप गो थ्रू कर लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए मैं आ जाता हूं बच्चों नाबार्ड की तरफ। बोलिए किसकी तरफ आ रहा हूं मैं, नाबार्ड। पहले तो थोड़ी बातें फंडिंग इंस्टीट्यूशन, इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स की तरफ, फिर आ जाएंगे बेटा नाबार्ड पे। एक बार ध्यान से देखिए, फंडिंग इंस्टीट्यूशन में फाइनेंस को लाइफ ब्लड कहा जा रहा है बिजनेस का, बिल्कुल सर। बिजनेस के फाइनेंशियल नीड्स जो है ब्रॉडली अंडरस्टूड किए जा सकते हैं फ्रॉम द नीड ऑफ द फाइनेंस, जहां पर डे टू डे ऑपरेशंस, बोलो डे टू डे ऑपरेशंस वर्किंग कैपिटल के लिए, या फिर एंड द नीड फॉर द फाइनेंस फॉर अंडरटेकिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बिजनेस को पैसा चाहिए किसके लिए, दो काम है। पहला काम बोलो क्या काम है बेटा, वर्किंग कैपिटल। दूसरा क्या, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। भैया वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म पैसा मिलेगा, ट्रेड कैपिटल, क्रेडिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स मिल जाएगा। कैपेक्स के लिए भी आपको पैसा चाहिए, रिसोर्सेज कैपिटल मार्केट से ले लो, लंबे समय के लिए आपको पैसा मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल जनरली बैंक वगैरह से ले लेते हैं हम लोग, है ना। जबकि कैपेक्स का पैसा चाहिए, अरे भैया स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं, कैपिटल मार्केट की तरफ जाते हैं। द फर्स्ट 4 decades since independence when the Indian capital market was rather underdeveloped and the fueling of industrial development was entrusted to a battery of a special purpose financial institution created towards the purpose. The special purpose financial institution will call development banks. याद रखिएगा, जब हमारे पास ना बहुत बड़े बड़े कैपिटल मार्केट की जब हम बात करते हैं नहीं डेवलप था, उस समय पे हमने ना स्पेशल पर्पस के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, जिनको हम आज डेवलपमेंट बैंक कह रहे हैं, वो स्टैब्लिश किए थे इंडिया में। एजेंट्स, अगर मैं जेनेसिस की बात करूं, तो डेवलपमेंट बैंक में बी ट्रेस्ड बाय सेटिंग अप द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई 1948। याद करो आईएफसीआई 1948, कब आईएफसीआई कब 1948। और सर आईसीआईसीआई याद है, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1955। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई 1964। ये सब कौन है बेटा, डेवलपमेंट बैंक है। कौन है बेटा, डेवलपमेंट बैंक है। बाद में जो दोनों है ना, ये वाला और ये वाला, ये बन गए बेटा कमर्शियल बैंक्स। क्या बन गए ये, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और ये जो आईएफसीआई है ऊपर वाला, पहले वाला आपका, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बैठी है आज भाई साहब, नॉन डिपॉजिटिंग सीकिंग इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में आती है, एनबीएफसी एनडीएसआई की कैटेगरी में आती है बच्चों। इज दिस क्लियर, यस सर, बिल्कुल बच्चों। ये सब तो रहा बात सर डेवलपमेंट बैंक से, जनरली वो डेवलप करना चाहते हैं इंडस्ट्री को, लेकिन क्या हुआ एग्रीकल्चर का, आया ना बेटा एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड। क्या आया बेटा, नाबार्ड। देखो नाबार्ड की बात करते हैं तो एन ए रेफर्स फॉर नेशनल, नेशनल, बी इज बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड पे आ जाओ बच्चों, चैप्टर अपनी आखिरी सांस ले रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, यस सर। हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहां है बेटा हेडक्वार्टर में, ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ द क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ द क्रेडिट फॉर द एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो मैटर है ना भैया, कौन से मैटर देखता है, ये पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग करता है, ऑपरेशंस करता है, किसके, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के। नाबार्ड इज अ एक्टिंग developing financial inclusion policy and is a member of the alliance of the financial inclusion, ठीक है। नाबार्ड एक एक्टिव जो है ना डेवलपिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी के अंतर्गत आता है और अलायंस है इनके फॉरेन फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ। नाबार्ड की बात करें, इंटरेस्टेड विद द ग्राउंडिंग रूरल सोशल इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइजेस।
इसके प्रोसेस की बात करें तो पार्टनर्ड है विद द 4000 ऑर्गेनाइजेशंस एंड इसके अलावा कैपिटल इन 3 डिकेड्स ऑफ द वर्किंग विद द रूरल कम्युनिकेशन कम्युनिटीज। तो ये जो है ना इसका ऑर्गेनाइजेशन हैड डेवलप्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, ऑफ द कैपिटल इन इट्स 3 डिकेड्स ऑफ द वर्क विद द रूरल कम्युनिटी, ठीक है। तो 3 डिकेड से जो है रूरल कम्युनिटीज के साथ काम कर रहा है। फंक्शंस की बात करते हैं, आइए बेटा। फंक्शंस ऑफ नाबार्ड की अगर हम बात करें तो नाबार्ड एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री में लुक आफ्टर करता है कॉटेज इंडस्ट्री को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, विलेज इंडस्ट्रीज को एंड अदर रूरल इंडस्ट्री को। मतलब रूरल एरिया में जनरली इंडस्ट्रीज होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज है। नाबार्ड बी साइड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा अलाइड एक्टिविटीज जो होती है जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब के लिए भी, इन सबको भी सपोर्ट एंड प्रमोट करने का काम करता है। नाबार्ड डिस्चार्ज करता है अपनी ड्यूटी बाय अंडरटेकिंग द फॉलोइंग रूल्स, जैसे सर्व एज एन एपेक्स फाइनेंशियल एजेंसी, करेक्ट, जो प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग द वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज, टेक मेजर्स टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड इंप्रूव करता है, बोलो ना किसको बेटा, भैया क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को, मॉनिटरिंग करता है उसको, रिहेबिलाइजेशन जो स्कीम है रिहेबिलाइजेशन की उसको ध्यान में रखता है, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग पर्सोनल एक्सेट्रा, कोऑर्डिनेट्स विद द रूरल फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड आल्सो अगर हम बात करें एंगेज है इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्क एट द फील्ड ऑफ द लेवल ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द लिएजन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी ये लोग कनेक्टेड रहते हैं। भैया इनका कनेक्शन ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई तीनों के साथ है। आरबीआई की बात करें, सॉरी नाबार्ड की बात करें तो ये मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है प्रोजेक्ट्स को, नाबार्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस देने का काम करता है, नाबार्ड पार्टिसिपेट करता है बच्चों इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में इन द रूरल एरिया। ये अपने क्लाइंट्स के ऊपर एक चेक बना करके रखता है, इनके जो भी क्लाइंट्स हैं उनको देखता रहता है बार बार कि भैया क्या चल रहा है। फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है रूरल इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है बेटा रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए, एंड रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव बैंक्स को भी, आरआरबीस को रेगुलेट करता है, रीजनल रूरल बैंक्स को भी डेवलप करने का काम करता है बच्चों, ठीक है। चलो, नाबार्ड रीफाइनेंस इज अवेलेबल टू, नाबार्ड ना रीफाइनेंस भी करती है, मतलब कोई बैंक है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आगे फाइनेंस किया हुआ है उसको भी रीफाइनेंस करने का काम नाबार्ड करती है। इसमें आप कुछ नाम याद करेंगे बच्चों, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये इंडिविजुअल्स, पार्टनर्स, कंसर्न्स या कंपनी, स्टेट ऑन कॉर्पोरेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी को भी अगर हम कह लें तो हेल्प करने में मदद करता है। नाबार्ड के बारे में आपने पढ़ा, इसके मुंबई में हेड ऑफिस है बच्चों। नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में कुछ फैक्ट्स की तो देखिएगा, फॉर द फर्स्ट 4 डिकेड्स, पहले 40 सालों तक डेवलपमेंट बैंक की तरह काम करता रहा बच्चों, कौन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक्स पर मेयर, बोलो ना क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की जरूरतों को पूरा करते थे, नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 1948 में आईएफसीआई वाज द इंडियाज फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक और आईसीआईसीआई 1955 में था, आईडीबीआई 1964 में। ये सब बता चुका हूं पीछे आपको। आईएफसीआई की बात करें तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई बाद में, आईसीआईसीआई आईडीबीआई बाद में कन्वर्ट हो जाती है कमर्शियल बैंक से। बता दिया आपको, नाबार्ड जो है वो लोन सर्वाइवर की तरह काम करता है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के लिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते बेटा अगली क्लास में, बाय।